नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रैंक प्लस इंस्टीट्यूट के सक्सेस टॉक सीरीज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी सफलता की कहानी जो यह साबित करती है कि सही गाइडेंस और लगातार प्रैक्टिस हो और सही अप्रोच के साथ प्रिपरेशन की जाए तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता। आज हमारे साथ हैं एक होनहार छात्र मनीष, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल चंदन एमएलटी की एमसीक्यू सीरीज से तैयारी करते हुए और खुद की मेहनत से एनएचएम राजस्थान में रैंक 75 और एम्स सीआरई एग्जाम में रैंक 149 हासिल करके शानदार सिलेक्शन लिया है। यह सफलता सिर्फ एक रैंक नहीं है, बल्कि उस मेहनत, कंसिस्टेंसी और सही स्ट्रेटेजी की पहचान है जो हर सीरियस एस्पिरेंट को अपनानी चाहिए। आज हम इनसे जानेंगे कि रैंक प्लस ने उनकी जर्नी को कैसे आसान बनाया और कैसे उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो डियर, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। आपका नाम क्या है बच्चे? नमस्ते सर, सबसे पहले तो नमस्ते। बहुत बहुत खुश रहो। नमस्ते सर। क्या नाम हुआ डियर आपका? जी सर। सर मेरा नाम मनीष चेजारा सबसे फ्रॉम पहले राजस्थान से हूँ सर मैं। ओके, धन्यवाद मनीष। सबसे पहले आप हमारे बच्चों को ये बताया, जैसे हम लोग जो अभी इंटरव्यू लेने जा रहे हैं या जो बातें करेंगे वो हमारे और भी बच्चे देख जी सकते हैं। तो पहले आप उनको ये बताइए कि आप किस एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं और क्या आपने सिलेक्शन ली है, और बेसिकली आप बिलोंग्स कहाँ से करते हैं, होम टाउन वगैरह सारा कुछ हमें बताइए। जी सर। सर पहले मेरा नाम मनीष चेजारा है। मैं राजस्थान से झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुरवाटी टाउन से, वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। और ओके अभी सर मैंने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। सबसे पहला तो एम्स करे लैब टेक्नीशियन, जिसमें मेरी रैंक थी सर ऑल इंडिया रैंक 149। ओके और अभी राजस्थान में सर एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसमें मेरी रैंक थी ऑल राजस्थान में 75। ओके, दैट्स अ वेरी गुड। सबसे पहले आपके जी सर। सिलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट गेन करी बच्चे, है ना। थैंक यू ये सो जो मच सर। एम्स सीआरई में आपकी जो सिलेक्शन हुई है, ये एम्स सीआरई जो अगस्त में एग्जाम हुआ था उसमें। जी 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 सर, उसी के अंदर 25 या 26 अगस्त को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें। ओके, बिल्कुल। मनीष, आप हमें ये बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी सबसे पहले? स्कूलिंग सर पहले मैं यहाँ पे होम टाउन में ही करता था, मेरे इधर पास में ही स्कूल थी। सीबीएसई या प्राइमरी फिर राजस्थान बोर्ड? राजस्थान बोर्ड थी सर, आरबीएससी थी मेरी। ओके, राजस्थान बोर्ड से आपने हाँ। स्कूलिंग की, मतलब 10+2 तक वहीं थे आप? हाँ सर, 10th में 11th तक तो प्राइवेट स्कूल में था, फिर 12th में सर मैंने स्कूल चेंज कर ली थी, लेकिन वो बोर्ड मेरा वही था, 12th वो आरबीएससी बोर्ड ही था। क्या परसेंटेज थे आपके 10th में और 12th में? 10th में मेरे थे 82.40, और हम्म। 12th में सर थे मेरे थे 83 पॉइंट समथिंग थे सर, मतलब 82 83 के अप्रॉक्स। तो 12th आपने पीसीबी से किया? हाँ जी सर, पीसीबी से। दैट्स वेरी गुड। बायोलॉजी पढ़ने में मन लगती थी? ऑब्वियसली सर। इसीलिए मैथ हमने ये मैथ चूज से तो किया था। हाँ सर, मैथ से तो सर वैसे ही डर लगता था। फिर एक साल सर मैंने नीट की भी प्रिपरेशन करी थी सिक्कर से, हमारे होम पास में पड़ता है, 1 घंटे अच्छा, का रास्ता ही। ओके। तो आपकी स्कूलिंग कब कंप्लीट हुआ था मनीष, मतलब आपकी 12th कब कंप्लीट हुई थी, किस ईयर में? सर मेरी सर 2019 में कंप्लीट हुई थी 12th। 2019 में 12th कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद आपने बीएमएलटी किया या डीएमएलटी? नहीं नहीं सर, उसके बाद मैंने पहले एक साल नीट की प्रिपरेशन करी थी सिक्कर से। 19 में कंप्लीट हुआ, तो 19 से 20 आप नीट का प्रिपरेशन किए? जी जी सर, एक साल मैंने उधर प्रिपरेशन किया था, पर सर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ओके, देन? देन उसके बाद सर कोरोना लग गया, लॉकडाउन था, लॉकडाउन लग गया था सर। उसके बाद ही मैंने उसको उस वाली चीज में से ड्रॉप कर दिया मैंने, कि वो मुझसे नहीं हो पाएगा। देन सर मैं पैरामेडिकल इसमें लैब टेक्नीशियन में मेरी रुचि जगी, और फिर मैंने सर डीएमएलटी में एडमिशन लिया। हमारे इधर राजस्थान में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वो जो ऑल ओवर राजस्थान में डिप्लोमा कोर्सेज करवाता है। ओके। उसमें सर मैंने 2020-21 मेरा बैच था, उसके अंदर मैं एनरोल हुआ। ड्यूरिंग जब कोरोना आया था उसी साल आपने एडमिशन लिया था? हाँ सर, उसी साल मेरा एडमिशन था, पर वो कोरोना के चलते वो डिले होता है। 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी दिसंबर में। अच्छा, मुझे 20 में गवर्नमेंट आपकी कॉलेज क्लास स्टार्ट हुई थी? हाँ सर, मेरी गवर्नमेंट कॉलेज मुझे अलॉट हुआ था। अच्छा, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज कैसे अलॉट होता है राजस्थान में, मैं ये जानना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, जो नए होंगे 12th, उनको भी पता चले। हम्म। जी सर, यहाँ पे सबसे पहले कि दो 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 चीजें सबसे बड़ी होती है। एक तो आपको डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना है, या फिर डिग्री वाले कोर्सेज में। ओके। सबसे पहले सर मैं बात करूं कि अगर आपको डिग्री जैसे बीएससी एमएलटी अपने होती है, उसमें अगर आपको एग्जामिनेशन लेना है तो सर आरयूएचएस के थ्रू वो होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, अच्छा, जो कि सर जयपुर में है अपने। तो आरयूएचएस उनके का एग्जाम देना होता है? हाँ सर, उसके अंदर एंट्रेंस लगता है। अच्छा, उसका एंट्रेंस एग्जाम उसके होता है, थ्रू उसके डेट, एंट्रेंस एग्जाम के पहले उसका फॉर्म वगैरह पब्लिश होता होगा, वो फॉर्म फिल कीजिए, फिर जी एंट्रेंस का डेट पब्लिश होगा, एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, देन आप फिर जी आरयूएचएस में एडमिशन होगा।
जी सर। और सर दूसरी एक आरयूएचएस के थ्रू है, एक एक वो यूनिवर्सिटी है जो जो अभी मैंने आपको बताया था, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, आरपीएमसी। अच्छा। जो तो सर जो सर 12 तरह का डिप्लोमा कोर्सेज करवाता है, जैसे अपने डीएमएलटी, डीईसीजी, डीओटी, डीऑप्थोलॉजी। उसमें सर डायरेक्ट परसेंटेज बेस पर एडमिशन होता है, 12th के परसेंटेज बेस पर। अच्छा, तो आपने कौन सी वाली डायरेक्ट वाली एडमिशन ली थी? जी सर, मैंने परसेंटेज बेस पर एडमिशन लिया था सर उसमें। तो आपने एंट्रेंस मतलब एंट्रेंस सर मैंने वो आपने एग्जाम सॉरी एडमिशन के लिए किसको कांटेक्ट किया था? किसी कॉलेज को या जो अथॉरिटी जिसका आपने नाम बताया उस अथॉरिटी को कांटेक्ट किया था? कैसे एडमिशन आपका हुआ था? सर मैंने डायरेक्ट अथॉरिटी, उनके क्या फॉर्म आते हैं, अच्छा। जैसे मेरा 2020-21 बैच था ना सर, तो मैंने उसके थ्रू वो फॉर्म निकालती यूनिवर्सिटी आरपीएमसी, उसमें मैंने एनरोल होकर वो लिया था। अच्छा, मतलब आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आपका 21st में क्लास स्टार्ट हुआ। हाँ, जेएलएन तो मेडिकल कॉलेज थी सर मेरी, अजमेर। अजमेर से आपने किया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप हाँ, फिर डीएमएलटी मेरा 21st से 22nd 23rd आपका डीएमएलटी कब कंप्लीट हुआ फिर? सर मेरा डीएमएलटी 2024 अगस्त में कंप्लीट हुआ था। 24 में कंप्लीट हुआ, राइट। तो ड्यूरिंग द अगस्त में 7 अगस्त को। ओके बच्चे, तो ड्यूरिंग द जी डीएमएलटी सर। जो कॉलेज था आपका अजमेर में, वहाँ कैसा था पढ़ाई का, मतलब इन्वायरमेंट या सिनेरियो, या आपने कैसे पढ़ाई करी कॉलेज में? सर वहां से ही सब कुछ मैंने पढ़ा था। रेगुलर वहाँ आप क्लास जाते थे? गवर्नमेंट रेगुलर सर, रेगुलर गवर्नमेंट कॉलेज था ना, तो सर हर तरह की चीजें हमें सीखने को मिली। हम्म। हर तरह का प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल नॉलेज हो, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया वहाँ पर। बहुत डेली बढ़िया। क्लासेस होती थी सर। मतलब सबसे पहला हमारे बच्चों को इससे सीख मिलता है कि यदि आपको कॉलेज बढ़िया मिला, अच्छा मिला, फैकल्टी ठीक है, तो आप वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। क्योंकि बिल्कुल बहुत सर, से बहुत 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 अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं बेसिक से, अगर क्योंकि बहुत कॉलेज से अच्छा है बच्चों तो। का एक कंप्लेंट ये रहता है कि हमने पढ़ाई ही नहीं करी, वहाँ हमें पढ़ाई नहीं किया। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने सही कॉलेज सिलेक्शन नहीं किया। क्योंकि जी सर, अगर वो आपका कॉलेज सिलेक्शन मोस्ट हम्म, इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है वो। हाँ आप बिल्कुल। बोलिए सर। देन आपका मनीष 2024 में फाइनल हुआ डीएमएलटी, राइट? हाँ। अगस्त हाँ में। सर। और फिर आप 25 अगस्त में सिलेक्ट भी हो गए, एक साल के बाद। जी आपको सर। कैसा फील हो रहा है? महसूस सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सब आपकी जब कृपा है और सिलेक्शन भगवान हुआ, की जब कृपा है। रिजल्ट आया था बेटा, कि जब रिजल्ट आया तब आपको सबसे पहला एक्सप्रेशन कैसा था? मतलब कैसा उस समय क्या महसूस हुआ? व्हाट डिड यू फील एट दैट टाइम? मैं ये जानना चाहता हूँ। उस समय सर मैं जयपुर में था किसी काम के चलते। अच्छा। पर अचानक से सर मैं शाम को निकल ही रहा था, शाम से तो फिर मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि भाई रिजल्ट आउट हो चुका है, तो मैं पहला तो साइड में आया थोड़ा सा। फिर साइड में थोड़ा आके से मैंने हार्ट फोन बीट वगैरह। तेज हो गए मेरे, कैसे होंगे रिजल्ट वगैरह वगैरह, जो सबों के साथ होता है। जी सर, तो सर मैं थोड़ा साइड में आके फिर मैंने वो बैग वैग था मेरे पास, तो मैंने फोन निकाला, फिर फोन निकाल के मैंने लिस्ट चेक करी कि धीरे धीरे मेरा रोल नंबर किधर है, मेरा रोल नंबर किधर है। फिर सर मेरा जैसे मैंने रोल नंबर कैटेगरी, जो सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे यही था कि मुझे एम्स जोधपुर ही चाहिए, स्टेट की स्टेट में मिल जाए। ओके, अच्छा। तो अभी आपको एम्स तो जोधपुर मिल गया? इसी जी सर, एम्स जोधपुर मुझे अलॉट हुआ है, तो सर बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैं तो उधर दैट्स अ ही बस ग्रेट फैल थिंग, गया जो ऐसे आप ही। चाह रहे थे जो वो आपको मिल गया। जी सर, सब कुछ। ये ये बस बच्चों को ऐसे सीखना कैसे वो। पड़ेगा, जो जिन बच्चों ने सिलेक्शन नहीं लिया है या जिनका नहीं हुआ, कि वो जब चाहता है ना बच्चा, जैसे हमने चाह लिया कि हमें ये लेना है। मैं एक हमेशा जी वर्ड सर। बोलता हूँ कि मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। आपको आपने जी ठान सर। लिया, मतलब चाह लिया मेरे को ये लेना है, अब उस लेने के पीछे जो जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस है, आप गुजरिए। वो सारा प्रोसेस को आप जी 100% दीजिए, आपको जरूर वो चीज मिलता है। मैंने नोटिस किया, मेरे कई ऑब्वियसली सारे ऐसे सर। बच्चे जो है वो बोले कि सर मैंने इसको चाहा था। जैसे एक हमारे बच्चे थे एमसीआर में, जो आपने 24 में दिया ना, सॉरी अभी अगस्त में जो हुआ, उसी में उनका भी सिलेक्शन। आप राजस्थान से ही है वो भी बच्ची। और हाँ सर, मैंने उनका देखा था, इंटरव्यू देखा था हाँ, उनका उस अभी। बच्चे ने बोला कि सर मैंने ना दिमाग में नोटिस, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मुझे चाहिए था एम्स ऋषिकेश और मुझे मिल गया। मतलब वो एक डायलॉग नहीं है कि जिस चीज को आप अगर शिद्दत से चाहो तो आपको जरूर कायनात मिलवाती है, लेकिन शिद्दत से केवल चाहना नहीं, चाहने के पीछे एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस वो को कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस चीज पर भी आऊंगा बेटा कि आपने क्या प्रिपरेशन की, कैसे एग्जाम दिया। आप किस कैटेगरी जी से सर। आपका सिलेक्शन हुआ मनीष? सर मेरी वैसे कैटेगरी में कुमावत से हूँ, ओबीसी है, पर मुझे सर यूआर की सीट अलॉट हुई है। यूआर की सीट अलॉट हुई है, बहुत बढ़िया। जी आपने सर। रैंक कितना बताया? वैसे मैं, मेरा रैंक था सर 149, ऑल इंडिया रैंक। कितना मार्क्स आपके कितने आए थे? हेलो मनीष, आवाज आ रही मेरी? हेलो रुक गया जहाँ। मनीष, आवाज आ रही है बेटा आपको? जी सर, आपको आ रही है? वो था अभी वो हाँ थोड़ा सा ग्लिच आने लगा ना। हाँ, अब आ रही है। मैं पूछ रहा जी हूँ सर। आपके मार्क्स कितने आए थे बच्चे? सर मार्क्स मेरे थे 265 थे, आउट ऑफ 400। 400 में दो सौ टू पैंसठ सिक्सटी हाँ, 265 मार्क्स आए, जिसमें 149 रैंक आपका बना। हाँ ओबीसी सर, कैटेगरी, ऑल बट इंडिया। हमें जो सीट अलॉट हुआ वो रिजर्व कैटेगरी की, क्योंकि आपकी मार्क्स अच्छी थी। दैट्स वाई जी आपको सर, रिजर्व वो रैंक कैटेगरी वाइज।
हाँ बिल्कुल, रैंक वाइज वैसे जी ही बनता है। आपको किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है मनीष आपकी? सर, मेरा लैब अटेंडेंट सेकंड ग्रेड पे हुआ है। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 पे। क्योंकि लैब जी अटेंडेंट सर। ग्रेड 2 में वही मैं आपको पूछना चाह रहा था कि आपको 24 में डीएमएलटी फाइनल हुआ, 25 में यानी हाँ 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ, जबकि एम्स सीआरई में जो है 2 साल का 100 का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो लेबोरेटरी सर, एक हाँ। टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन पे, अटेंडेंट पे नहीं चाहिए होता है। तो नहीं दैट्स नहीं वाई सर, वो वाला। वे बच्चे जो अभी फ्रेशर भी होंगे, मतलब अभी डीएमएलटी आप कंप्लीट कर चुके होंगे, तो फ्यूचर में अभी जो सीआरई की आएगी वैकेंसी, उसमें आप अटेंडेंट पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, जैसे हमारे मनीष ने सिलेक्शन लिया है। जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत अच्छे। मनीष सर, मेरे आप, पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं थी एक्सपीरियंस लेने की। मैंने तो बीच में ही पहले कर किया था काम प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 महीना। अच्छा, पर सर मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था फिर। ओके। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जब आपकी, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पढ़ाई पे, जी कि जब जी आपका सर। 2024 में फाइनल हुआ आपका कोर्स, तो आप जब कोर्स फाइनल करके निकले, कॉलेज फिनिश हो गया, तब आपके माइंड में क्या चल रहा था कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या कहीं जॉब करना चाहिए, क्या आपका चल रहा था माइंड में? सर, सबसे पहले तो राजस्थान में तो आपको पता ही है कि वैसे कॉन्ट्रे वो जब भी अगर परमानेंट वैकेंसीज आती है ना सर, वो भी परसेंटेज बेस पर ही आती है। हम्म। जिसमें अब हमारे 12th के भी जुड़ते हैं, डिप्लोमा के, ओवरऑल मतलब उन तीनों का निचोड़ निकलता है। ओके। और उन तीनों के निचोड़ के बेसिस पे हमें परमानेंट वैकेंसी मिलती है सर। तो सबसे पहले माइंड में थॉट यही था कि सर मैं शायद 1 या 2 परसेंटेज से मैं नीचे था कट ऑफ, पिछली वाली कट ऑफ से मैंने कंपेयर किया जब जो लास्ट परमानेंट वैकेंसी आई थी। अच्छा। तो सर सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि मैं कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करूं तो मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस हो, ताकि मुझे 10% इंक्रीमेंट लग के वो और ज्यादा हो, तो ताकि मैं आगे के लिए सिक्योर हो जाऊं। हम्म। बट सर वो संविदा पे मैंने बहुत कोशिश करी पर किधर हो हो नहीं पाए पाया। नहीं। बहुत से कांटेक्ट किए। फिर सर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया था हम्म। 3 महीना, सितंबर अक्टूबर और नवंबर। ओके। और सर फिर 3 महीने मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे काम करा, और फिर सर मैंने वो रिजाइन किया था वहाँ से कि अब हम्म। मुझे नहीं करना, मुझे प्रिपरेशन करनी है। अच्छा। तो अभी राजस्थान में सर उस टाइम के दिसंबर में नोटिस आया था कि भाई जून में एनएचएम का पेपर होगा। तो इस वजह से सर पहले मैंने वो वाला पेपर ही क्लियर करने का सोचा कि 6 महीने इसकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी तो इसके अंदर सिलेक्शन ले लें अपन, ताकि उसमें सर हमें एक्सपीरियंस भी मिलता हम्म। और हम परमानेंट भी हो जाते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब एक्सपीरियंस एनएचएम वालों का ज्यादा एक बन जाता है अपॉर्चुनिटी परमानेंट होने की राजस्थान में। हाँ, ये मैं अपने जी बच्चों सर। को कई जी मरतबा सर। बोला भी हूँ। बिल्कुल। जी सर, ऐसा करेंगे। तो और अब उसके नवंबर बाद में सर आपने जॉब क्विट किया, और दिसंबर, आई थिंक मुझे जितना याद है, दिसंबर 24 में कियारी सीआरई फर्स्ट का वैकेंसी आया था, आपने उसमें अप्लाई किया था जिसका जनवरी में एग्जाम हुआ? नहीं, नहीं सर, उस टाइम पे मुझे आइडिया ही नहीं था कि एम्स एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है मैं क्या। यही आपसे उस एग्जैक्ट टाइम पे पूछने वाला था कि एम्स सीआरई के बारे में आपको कब पता चला और कैसे पता चला, किसने आपको इंस्पायर किया कि सर हाँ एम्स सीआरई तक हमें पहुंचना चाहिए? सर वो मेरे ईसीजी टेक्नीशियन में दोस्त थे एक दो। अच्छा। मेरी ही कॉलेज के दोस्त थे सर, उनका सिलेक्शन हुआ था। सीआरई में। हाँ, वो सर ईसीजी टेक्नीशियन पोस्ट पे हुआ था उनका। ओके। तो उन्होंने आपको तो सर बताया कि उनके थ्रू सीआरई का फिर एग्जाम होता है। हाँ बोलिए। सर, उनके थ्रू फिर मुझे पता लगा कि भाई एम्स भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तब वो अंदर से इच्छा हुई कि सर इस बार तो मैं भी दूंगा। पर पिछली बार 24 वाला तो मैं दे पाया नहीं, क्योंकि उस टाइम हम्म। पे मुझे आइडिया भी नहीं था और मेरी एनएचएम की प्रिपरेशन चल रही थी बीच चल में। रही थी, हाँ। तो फिर जब अगस्त में जी सर। वैकेंसी आई तो आपने फिर अप्लाई कर दिया? हाँ सर, वो क्योंकि जून में मेरा एग्जाम हो चुका था एनएचएम का, क्योंकि 6 से 7 महीने में मैंने मेरा सिलेबस कंप्लीट करके तैयारी अच्छी कर ली थी सर। जून में मैं जयपुर, मेरा एनएचएम पेपर के था, लिए जयपुर आपने दे क्या के क्या आया। पढ़ा था? पहले हम थोड़ा एनएचएम पर ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपने पहले एनएचएम को लेकर ही पढ़ रहे थे, और एनएचएम का पहले आपने हाँ सर, सिलेक्शन क्योंकि किया। मैं जी सर, मैं आपको पहले बताऊं कि एम्स में जो अभी क्रे मैंने दिया था अगस्त में, उसमें सर पहला मेरा टारगेट एम्स करे 2025 नहीं था। हम्म। पहला मेरा टारगेट था एनएचएम, क्योंकि हाँ सर वो मुझे एक ही था कि किधर न किधर एक्सपीरियंस मिले तो थोड़ा हाँ परमानेंट हो। हाँ, टारगेट और आपको उस वही टाइम था पे कि पता भी नहीं। मैं संविदा पे आ जाऊं, ताकि मेरा कम से कम एक जगह तो रिजर्व हो जाए, कुछ मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे मेरे, जी सर। परमानेंट के लिए मैं थोड़ा एग्जैक्टली। अचीवेबल हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली सर, तो उस टाइम पे मुझे ये माइंड में था नहीं भाई एम्स का होगा, पर मेरा पूरा फोकस यही था कि एक बार एनएचएम क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर देखते हैं, हम्म। ऐसा करके सर। तो एनएचएम के लिए आपने पढ़ाई कैसे स्टार्ट करी और कहाँ से क्या चीजें कंटेंट पढ़ा, ये हमें जरा एक्सप्लोर एन बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। और जी दूसरा, कि जी जी सर। पढ़ने के जी ड्यूरिंग सर। आपने कैसे कंटेंट को समराइज किया, मतलब जी सर एनएचएम में कि आपको नॉन टेक्निकल सवाल भी आए थे? हाँ सर, आए थे। मैं आपको अभी उसी उसी बारे बताता हूँ धीरे धीरे बिल्कुल करके। बताइए हमें, दोनों चीजों को आपने कैसे पढ़ा एनएचएम के लिए सबसे पहले, फिर हम सीआरई पर आएंगे। उसमें सर सबसे पहले वो टेक्निकल पोर्शन था उसके अंदर, और नॉन टेक दोनों ही था, पर पहले हम्म। सर मैंने टेक्निकल पोर्शन कवर किया था। हम्म। और वो सर मेरी मेजोरिटी जहाँ से मैंने अच्छे से क्लियर किया था वो सर मेरी बुक्स से क्लियर किया था, और जो मेरे कॉलेज से मैंने पढ़ा था कौन कौन से बुक्स वहीं आपने से पढ़े? मैंने सब। सर बुक एक माइक्रो में मेरे पास थी, सीपी बवेजा। सीपी पवेजा माइक्रोबायोलॉजी, वो जो जी जी सर। और स्काई ब्लू कलर की कवर वाली है, वो वाली ना? क्योंकि ना जी माइक्रोबायोलॉजी जी में सर, सीपी हाँ पवेजा नहीं। के कई सारे बुक्स है, इसीलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ।
वो सर वो एडिशन अलग अलग आते हैं ना उस वजह से, हम्म। तो उसके नहीं थ्रू नहीं, सर कैटेगरी माइक्रो भी में वो बहुत सारे थी। होते हैं मनीष। हाँ हाँ सर। जी बवेजा जी जी सर। ना एमएलटी के लिए भी लिख रखा है। बवेजा जी एक टेक्स्ट हाँ बुक ऑफ कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी, एक फिर दूसरा हो जी गया, सर। तीसरा एक एमबीबीएस के लिए भी उन्होंने लिख रखा है। तो इसलिए मैं क्लियर हो रहा था कि बच्चों को ये पता चले कि एटलीस्ट कौन सी हम्म। माइक्रोबायोलॉजी उनके लिए बेटर रहा, जो मनीष ने पढ़ा। हाँ नहीं सर, वही मेरे पास ही वो, हाँ हालांकि सर हाँ मैंने उसकी वो थी पुरानी बुक थी, पर सीपी बवेजा थी माइक्रोबायोलॉजी की। हाँ हाँ हाँ। और सर क्लिनिकल पैथोलॉजी और ब्लड बैंकिंग के लिए मेरी थी कोथलकर, कोथलकर एक कोठालकर, हाँ। राइटर हैं, कोठालकर। उनकी थी सर। तेरी सेम कोठालकर। और एना हाँ जी जी सर, वही वही। और एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी की थी मेरे पास, डॉक्टर ए के जैन, ओके। उनकी थी सर। और बाकी हिस्टोपैथोलॉजी साइटोलॉजी उनके लिए सर मैंने गोडकर, मेरे पास कंप्लीट बुक नहीं थी, मैंने क्या सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी की क्या वो प्रिंट आउट निकलवा ली थी, फोटोकॉपी निकलवा ली थी उनकी सिर्फ। जेरोक्स जेरोक्स आपने करवा लिया था, हाँ जी बिल्कुल। जी जी सर। उनके हाँ। थ्रू सर मैंने वो प्रिपरेशन करी थी, और जो मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने क्लियर करी थी सर, मैंने वो यूनिवर्सिटी एग्जाम फर्स्ट ईयर और जो मेरा सेकेंड ईयर था, मैंने वो ही बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था सर, ताकि मुझे आगे ड्यूरिंग, कोई दिक्कत ना हाँ हो। ड्यूरिंग आपने यूनिवर्सिटी अच्छा पढ़ाई करी, उन बच्चों के लिए सीखा है जो कॉलेज जाते हैं तो कहते हैं कि जी अरे सर। यहाँ तो हमें मार्क्स मिल जी ही सर। जाएगा, हम पास हो ही जाएंगे, इसका क्या काम है, हमको तो जाकर टेस्ट लगाना है। उसका देखो कितना बड़ा एडवांटेज होता है कि मनीष ने नहीं नहीं सर वो। कॉलेज पढ़ा, तो पढ़ाई के बाद ना इनको अपॉर्चुनिटी कितनी जी जल्दी सर। मिल गई और उस अपॉर्चुनिटी में कितनी जल्दी सक्सेस मिली, इस बात ये तभी संभव है। एक दिन में नहीं आपको संभव है कि एक साल में जो मनीष ने 24 में कंप्लीट किया और 25 में सिलेक्शन मिल गया हाँ 7-8 महीने बाद, ये पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने पहले 2 साल पढ़ा है, 2.5 साल पढ़ा है, फिर 6 महीना पढ़ा, मतलब 2.5 से 3 साल पढ़ने के बाद ही आपको सिलेक्शन मिलता है। जो हम बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरे को ना हाँ दो सर वो। महीने में चाहिए सिलेक्शन, बताओ कैसे पढ़ना है, मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेरीज आते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी लर्निंग है कि 2 महीने में मैगी हम लोग नहीं बना रहे हैं जो 2 मिनट में बन जानी है। नौकरी लेनी है, अचीवमेंट लेनी है, तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमें जी टाइम सर। देना होगा अपने करियर को। लेकिन बस बात ये डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी एक्टिव जी हुए हैं अपने बिल्कुल। करियर को लेकर के। जैसे मनीष सतर्क थे कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हमें सिलेक्शन ले लेनी जी है, सर। लेकिन ये तभी एक्टिव हो गए थे जब ये कॉलेज में थे। और जी कई सर। सारे हमारे बच्चे जो हमारे पास जो सिलेक्शन लिए हैं जी सर कॉलेज वो से। सर। बिल्कुल, बोलिए मनीष, बताइए। जी सर वो बेसिक बेस वहीं से क्लियर होता है ना, यूनिवर्सिटी से हाँ। ही, इस वजह से आप कंप्लीट कीजिए सर। तो जब तक आपका बेस नहीं कंप्लीट होगा तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और दूसरा बात इसमें एक और एडवांटेज होता है मनीष, कि अगर हम कॉलेज से पढ़ के निकले हैं ना, तो एक बार हमने पढ़ लिया, अगर बाहर हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग रहा है, तो बाहर जब हम निकलते हैं तो उन चीजों को रिवाइज करने में ना हमें उतनी परेशानी नहीं फील होती कि हम टॉपिक समझ रखा है, यहाँ हमारा रिवीजन हो रहा है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल। पढ़ के ही नहीं निकले हैं ना, उनको फिर एक बार पूरा पढ़ना होता है, फिर रिवीजन करना होता है, उसके बाद आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर पाते हैं। तो इसलिए बेस क्लियर करने के लिए उन बच्चों के लिए मेरी जी काइंडली सर। सजेशन है, अकॉर्डिंग टू द अचीवर, क्योंकि मनीष ने अचीवमेंट ली और उनका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि जो बच्चे अचीवमेंट जल्दी लेना चाहते हैं कि सक्सेस हमको जल्दी होना है और अभी वो कॉलेज में हैं, तो उनसे यही हमारे भी आर्ग्यूमेंट्स रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं तो पढ़िए, उनसे ही पढ़ करके अपनी थ्योरी को, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। नहीं है तो वहीं से आप कोशिश कीजिए कि जहां से आपको बेस्ट हम्म, कंटेंट मिल सकता है पढ़ना, वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप इस इंतजार में होंगे कि 2 साल जी बाद बिल्कुल सर। या 4 साल बाद जब बीएमएलटी कंप्लीट हो जाएगी फिर पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। फायदेमंद होगा बट आपको फिर ज्यादा टाइम लगेगा सक्सेस होने में, है ना, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। टाइम जी सर। कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब एक चीज हमें ये बताइए हम्म, मनीष की, जैसे आपने एनएचएम के लिए पढ़ा, सिलेक्शन ले लिया, एनएचएम का रिजल्ट आ गया, देन आपको फिर जी अगस्त में सीआरए का फॉर्म आया, इसको भरा। जी सर। एनएचएम देने के बाद फिर सीआरए के लिए कुछ आपने पढ़ाई करी, या जो आपने पढ़ा हुआ था वही काम आया, या सीआरए के एग्जाम के पहले आपकी क्या शेड्यूल थी पढ़ने की, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी? सर एनएचएम मेरा जून में हो गया था, 11-12 जून के अप्रोक्स में, फिर सर मैं घर 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 चला गया था, थोड़ा रेस्ट रेस्ट देने के लिए खुद को। गैप कम से कम, 15 मेरा तो संविदा पे हो ही जाएगा, मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। जी जी। वही हाँ सर, सेम चीज तो हाँ सर हाँ। उसके थ्रू फिर वो मैंने 10-15-20 दिन सर मैं घर पे आ गया था थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। पर कभी के सर आपकी क्लासेस उस टाइम पे सर आपने फिर से शुरू शुरू करा था, आपका नया नया स्टूडियो बना था जुलाई अगस्त में, मुझे याद है आपने टेलीग्राम पे फोटोज भी डाली थी, फिर हाँ हाँ, आपने बोला था बिल्कुल कि हम बिल्कुल। फिर से शुरू करेंगे क्लासेस। उस हम्म। टाइम पे सर फिर मैंने क्लासेस लेना शुरू किया था। और ओके। फिर जब जुलाई में हुआ था सर, तब मुझे पता लगा कि भाई 4 से या फिर 11 से 12 जुलाई के अप्रोक्स में उसके फॉर्म खुले हैं। अब मैं मुझे भरना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन सर 6-7 महीने की तो थी, मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ अब ये वाली चीज तो मैं कर सकता हूँ ऑब्वियसली। और जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो अभी जो महीना सवा महीना है एग्जाम टाइम में, उसमें अपन क्लियर कर सकते हैं, इतना वो हार्ड आता नहीं। हम्म। उस टाइम पे फिर सर मैंने फॉर्म फिलअप किया, और फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर से मैंने स्टडी वो, अब डिटेल में सर वो तो 6 महीने में मैंने क्लियर कर ही ली थी। अब देन उसकी बारी थी रिवीजन की। हम्म। तो वो 6 से 7 महीने से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थे वो। जो कहने का तात्पर्य आपके है कि सर जो मैंने एनएचएम के लिए पढ़ा वो मुझे सीआरए में भी बहुत हेल्प किया।
क्योंकि मेरे जी लिए सर वो इसीलिए एक सजेशन मैं हमेशा बच्चों को देता हूँ कि जब आप सोचते हो ना कि नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का, तब मैं पढ़ना तब नहीं हो स्टार्ट पाता सर। करूंगा। तब तब नहीं हो हो नहीं पाएगा, पाता हो पाने की पॉसिबिलिटी भी नहीं रहती। तो प्रेशर क्रिएट होता है ना, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजिकल ब्रेन है, इसमें क्या है, किसी भी चीज जी का सर। ऑरा क्रिएट होता है। एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया ना, तो बिल्कुल हम साइकोलॉजिकल जो है ना वो अफेक्टेड हो जाते हैं कि अब पढ़े, फिर एग्जाम्स दे करके फिर नौकरी लेने के सपने क्रिएट होने। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना एग्जाम दिए एम्स तक पहुंच जाते हैं उस इमेजिनेशन में। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है इन ड्यूरिंग। तो जी इसीलिए कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे। देखो, मनीष ने पहले पढ़ा एनएचएम के लिए या इंस्टीट्यूट में पढ़ा, वो आपको काम आया जब नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद भी हमें काम आया, नोटिफिकेशन आने के बाद भी हम प्रेशर में नहीं आए, हम कॉन्फिडेंस में थे कि हम पढ़े हुए बिल्कुल। हैं, हमें शॉर्ट रिवीजन मारना होगा। अच्छा, नॉन टेक्निकल के लिए बस आपने कैसे पढ़ा, ये हमें जरा समझाइए एक बार मनीष, कि बच्चों को नॉन टेक्निकल में नौ ना। हम्म, हाँ सर नॉन टेक्निकल उसमें सर वैसे तो उनका जो नोटिफिकेशन होता है उनमें तो वो पर्टिकुलर तो कुछ बताते ही नहीं कि भाई ये हाँ वाला बिल्कुल। सिलेबस होगा। वो तो अपन पीवाईक्यू या फिर पिछले पेपर के थ्रू थोड़ा आइडिया माइंड माइंड और बनाना है पड़ता भी है कि नॉन हाँ भाई। टेक्निकल अनलिमिटेड सिलेबस है, क्या पढ़ा जाए ये भी थोड़ा सा दिमाग में समझ पाना बिल, मुश्किल होता है। बिल, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर मैंने जीके वगैरह तो नहीं पढ़ी थी क्योंकि जीके सर इतनी ब्रॉड है, इतना पढ़ा पढ़ा भी नहीं जाता। अगर जियोग्राफी पढ़ रहे तो हिस्ट्री से पूछ ले, हिस्ट्री पढ़े तो जियोग्राफी से पूछ ले, अगर दोनों पढ़े तो पता नहीं किसी तीसरे में से पूछ ले, कहाँ से उसमें क्या करूँ करेंट अफेयर सर। से पूछते हैं, हाँ हाँ। हाँ तो सर पहले तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग वो वाली कंप्लीट करी थी सर। हम्म, मैथ्स में सर बेसिक बेसिक जैसे आपके पढ़ाए हुए परसेंटेज थे हम्म, वो वाले थे। और कुछ टॉपिक सर जो बाकी थे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, हम्म, और का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट थे सर। 3 से 4 टॉपिक, ये जो 3 से 4 टॉपिक ये तो बेसिक थे। हम्म, और रीजनिंग में सर क्लॉक वगैरह एक मैंने मतलब यूट्यूब पे कुल मिला के ऐसा था सर, यूट्यूब पे क्लासेज ही ली थी उनकी हम्म। कि बेसिक बेसिक जो चीजें हैं ना उनको मैं बेसिक को कवर कर लूँ ताकि वो आगे की चीजें देखी जाएंगी बाद में। पर यानी जो सबसे पहले बच्चों को, बेस जो। हाँ बच्चों को एक सजेशन जो दिया जाता है, जो मैं देता हूँ कि कम से कम, हम लोग मेडिकल वाले हैं ना, तो हम लोग मेडिकल वालों को जी 12 सर। सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ना होता है, लेकिन नॉन टेक्निकल बिल्कुल को सर। कवर करेंगे तब तक नौकरी मिलेगी भी नहीं। तो नॉन टेक्निकल की कवर नहीं में ना सर। मैं सबसे प्रायोरिटी पे इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इन चार को आप बेसिक जी पढ़ सर। सकते हो, क्योंकि हमने 10th तक कुछ ना कुछ पढ़ रखा है एटलीस्ट सब लोग, क्योंकि सबने 10th करी हुई है। बिल्कुल सर। हमें जीएस, जीके, करंट हम्म। अफेयर्स इनमें परेशानी हो सकता है क्योंकि इनका सिलेबस अनलिमिटेड है और हमारे पास उतना टाइम नहीं है इनको कवर बहुत करने जरूरी के। है। तो इन चार इनको सब्जेक्ट सर को कवर भी, भी नहीं किया जा सकता। हाँ इनको कवर भी नहीं किया जी जा सर आप सकता। बताइए। करंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा आप रोज अखबार वगैरह पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ अगर अटक गया है कि किस फुटबॉलर ने क्या तो जीता, किसने क्या ओलंपिक मारी, एक दो क्वेश्चन आ गए तो इनफ है। बट इन ये ऐसे चार जी सर। सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम नॉन टेक्निकल में हम अपने टाइम को निकाल करके कवर कर सकते हो भी अच्छे से। और जी सर उम्मीद और है कि, एक सबसे बड़ी बात। जी सर आप बताइए। और उम्मीद ये भी होता है कि अगर हमें चार सब्जेक्ट कवर किए तो नॉन टेक्निकल में अगर सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि 20 क्वेश्चन पूछता है, तो या 20 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, तो उम्मीद ये जग जाती है कि इतने हम पढ़ लेने के बाद, चार सब्जेक्ट पढ़ लेने के बाद हम 10 से 12 नंबर तो एटलीस्ट ला सकते हैं, इतना तो जरूर उम्मीद जग जाता है। मिनिमम। और मिनिमम अगर मिनिमम। अगर नॉन टेक्निकल का 50% सिलेबस का मार्क्स भी अगर आप ले आ पाते हैं, केवल मैं नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, तो आपकी हाईली जी सर। चांसेस है सिलेक्शन के, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब इसको आप कंप्लीट कीजिए कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस चीज में। सर उसमें नॉन टेक्निकल सर मैंने एनएचएम में भी पढ़ा था। हम्म, मैं आपको बताना चाहूंगा सर उसमें हमारे थे हिंदी थी, हम्म, इंग्लिश थी, जीके जीएस थी सर, और हम्म। एक कंप्यूटर भी सब्जेक्ट था। हाँ, तो इसमें भी सर कंप्यूटर वो भी पूछता है मेरे लिए। सीआरई में भी। जी 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 सर उसमें सर वो जो मैंने एनएचएम की मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो सर मैंने एनएचएम में मेहनत करी थी ना वो सारा निचोड़ मुझे एम्स करे में मिला जो का त्यों। हालांकि तो मैंने इस बार सोचा नहीं था कि भाई एम्स करे मैं दूंगा, ये सब होगा, वो मेरे माइंड से एक बार तो आउट ऑफ था। पर जो इसमें मेहनत करी थी वो मेरे यहाँ पर काम आ गई। वहां पर सर मैंने कंप्यूटर इतने अच्छे से पढ़ा था कि टॉपिक को, इंग्लिश थी, हिंदी थी, वहां पे पढ़ा था। और सर जब वो एम्स करे मैं देकर आया उसमें सर मैं हालांकि मैंने मैथ्स रीजनिंग भी करी थी सर वो लेकिन आई नहीं, ना तो मैथ्स आई ना रीजनिंग आई, उसमें कंप्यूटर आई थी। अब सर कंप्यूटर उस टाइम पे मैं सीआरई था उस टाइम पे मैं पढ़ के नहीं गया था, बस माइंड में वो क्लिक था कि भाई एनएचएम का जो पढ़ा हुआ है ना वो था, और सर वो जो का तो वो कंप्यूटर आ गया उसमें। तो थोड़ा इसका ना एडवांटेज हम भगवान की सभी कृपा को मिलता है कि एक एग्जाम के लिए हमने पढ़ा है, दूसरे एग्जाम में आपको एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। जो बच्चे कहते हैं जी कि सर। हम पहले क्यों पढ़े बिना एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, या जो लोग कहते हैं, मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चों के भी आए हैं कई मरतबा सवाल कि सर हमारा तो कोई एग्जाम होना ही नहीं है, अभी होगा पता नहीं साल भर के बाद, अभी आपने ना पैसे देके कोर्स परचेज के लिए, आप हमारा पैसा तो बर्बाद हो गया जी। तो इस बात का ये लर्निंग है कि पैसे दिए हो तो पढ़ लो, और वो पढ़ा हुआ कभी जी बर्बाद सर हो ही नहीं सकता। क्योंकि कभी कभी नहीं सर कभी नहीं। जैसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा अपने बच्चों को, कि जो हमारे मनीष हैं, जो हमारे छात्र हैं, इन्होंने रैंक प्लस ऐप पे नहीं सब्सक्रिप्शन लिया है, इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करी है। और अपने पास जो जी इनके सर। ड्यूरिंग द थ्योरी आपने पढ़ा है कॉलेज में, उसके नोट्स थे, उनके बुक्स थे, और जी सो रिसोर्सेज में इन्होंने यूट्यूब एज वेल एज जो इनके पास पहले से कंटेंट पड़े हुए थे उनको यूज करा है।
लेकिन जी करने सर। इन सबको यूज करने के बीच में इन्होंने एक चीज सबसे बड़ी जो इनकी हम कह सकते हैं कि एडवांटेज था कि उन सभी कंटेंट को विद कंसिस्टेंसी पढ़ते रहा। ऐसा नहीं हॉपलेस फुल्ली में। हम लोग तो हमेशा कहते हैं बच्चों को, ऐसा अगर आपके माइंड में आता है कि हमने कोर्स कहीं भी ज्वाइन कर लिया XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म पे या हमारे ही प्लेटफॉर्म पे, बस अब तो हमारा सिलेक्शन तय है जी। तो सिलेक्शन जी कहीं जी। भी कोर्स ज्वाइन करने से नहीं या नहीं कोर्स ज्वाइन करने से नहीं होगा, आपको सिलेक्शन पढ़ने से होगा। इधर आप कोर्स ज्वाइन करके पढ़िए, या ओके। आपके पास ऐसे रिसोर्सेस या कंटेंट अवेलेबल हैं जो सही मायने में है, ऐसा नहीं कि किसी का भी गलत सलत कंटेंट हमने ले लिया है तब नहीं फिर नहीं। आप मिसलीड हो रहे हो। तो कंटेंट को यूटिलाइज करने से सिलेक्शन मिलती है। एक चीज हमें बताइए बिल्कुल सर। मनीष कि जब आप सिलेक्शन के ड्यूरिंग जैसे अपना भी आप कंटेंट पढ़ रहे थे या यूट्यूब पर भी पढ़ रहे थे, तो यूट्यूब से जी। आपने क्या क्या कंटेंट की हेल्प ली, या अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे थे तो क्या कुछ डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट होता है, और अगर होता है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाता है या आपने कैसे कंट्रोल किया था? सर सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्ट की तो देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म चलते हैं, बहुत सारे सब कुछ सही कर रहे हैं। हम्म। पर एक एज एज ए स्टूडेंट जो मैंने फील किया है कि भाई जैसे मैं कोई भी मॉक टेस्ट देखूं, चाहे मैं यूट्यूब पर देखूं, अदरवाइज मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखूं, हम्म। क्वेश्चन सही भी होते हैं सर, गलत भी होते हैं। और कई कई चैनल्स या फिर कई कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको कुछ नए क्वेश्चन भी सीखने को मिलते हैं। हम्म। पर अब हम हमको ये वाली चीज़ तो नहीं है कि जो क्वेश्चन नहीं आता इसका मतलब हम हमारी जो पढ़ाई है वो तो व्यर्थ गई। हम्म। वो वाली चीज़ तो नहीं 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 हो नहीं वो वाली चीज़ मेरे साथ नहीं नहीं थी सर। वो सर मैंने एक ही था, मैं जो मैंने पढ़ा है वो सब कुछ सही है। बस खुद पर विश्वास रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। बाकी सर हाँ, डिस्ट्रैक्ट तो मैं बिल्कुल ही नहीं हुआ। और अपने ऊपर रही बात सर, कॉन्फिडेंस और बिलीव रखना चाहिए। बिल्कुल सर सबसे बड़ी वही है कि एट द एंड खुद को संभालना पड़ेगा। हम्म। और कोई बिल्कुल नहीं आएगा सर। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सर आपका जनवरी मैंने दिसंबर जनवरी से मेरी प्रिपरेशन शुरू करी थी जीरो से फिर से। हम्म। उस टाइम पे सर मैं ऐसे यूट्यूब पे देखता रहता था, तो सर तब आपका चैनल मुझे मिला वहाँ पे, चंदन एमएलटी रैंक प्लस द लर्निंग ऐप सर। अच्छा। तो पहले भी सर मैं एमसीक्यूज करता था वैसे भी, कि भाई पहले एमसीक्यूज करता था तो भाई क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखिए, बस 3-4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, ऐसे देखता ही नहीं था हाँ इसका ये आंसर है चलो ठीक है आगे बढ़ो। फिर से हम्म। जैसे आपकी एक शुरू से बेसिक मैंने क्लासेस बाद में ली थी, एक आपकी क्लासेस उस टाइम पे डली हुई थी, वो सर मैंने चेक करी। तो जिस हिसाब से सर आप जो क्वेश्चन की अप्रोच बताते हैं कि इस वाली अप्रोच से आप क्वेश्चन को करके देखो, हम्म। तो आपका वो वाला क्वेश्चन 100% है वो सही जाएगा ही जाएगा। हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर आपने कॉन्सेप्ट आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर करी है तो सर हम्म। 100 बात की एक बात जो मैंने पर्सनली सीखा। मैं एक कोर्स में सर मैं एनरोल नहीं था, मैं सिर्फ आपसे यूट्यूब से कनेक्ट था। तो हम्म। जिस हिसाब से मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी शुरू की, मुझे सब थ्योरी कंसेप्ट सब सर बाद में, पर किस तरह की मैं अप्रोच लेकर आऊँ एमसीक्यूज में, ताकि हम्म। मेरा वो क्वेश्चन मुझे आ रहा है नहीं आ रहा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये जी। कि मैं क्या अप्रोच लगा के उसको सही करूँ, हम्म। ताकि हर मेरा क्वेश्चन सही जाए राइट जाए। वो अप्रोच सर मैंने आपसे सीखी उन वाले लेक्चर्स में। और वो आपने एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई किया और फिर रिजल्ट बिल्कुल हम सर, वो सबके हर सामने। एक एक क्वेश्चन सर कि ऐसा भी नहीं, अच्छा ये ऐसा ये ऐसा ऐसा बस ठीक जय सब जो मैं अप्रोच सर बेसिक चीज। बिल्कुल, मेरा एमसीक्यूज पढ़ाने के पीछे गोल भी सबसे पहला पर्पस भी यही था, या जब भी क्लास लेता हूँ तो एक बार तो मैं ये बात बोल ही देता हूँ बच्चों को कि यदि आप इस जी सर। पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज क्लास करने आ रहे हैं कि मैंने सर का एमसीक्यूज देखा बस ये वाला आ जाएगा एग्जाम में, या किसी भी टीचर नहीं का नहीं वो देखते हैं, वाला तो आप हाँ जी माइंड सर। से तो भूल जाओ। एमसीक्यू सॉल्व करने बिल्कुल का सर। बस एक ही पर्पस होता है कि करेक्ट राइट टू चूज ऑप्शन, कि हमने सही आंसर को बिल्कुल। कैसे चूज करना है इस बात को सीखना है। तो वो सीखने के लिए अगर आप पॉइंट एग्जैक्टली। ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो हमारे क्लास में आइए, और आपको वो मैं सिखाकर भेजूंगा कि सीखना कैसे है करेक्ट आंसर चूज करने के लिए, पहली चीज। दूसरे कि जब एमसीक्यू बिल्कुल सॉल्व करते हैं तो इसमें टाइम कैसे मैनेज हो सकता है। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन पर भी आपसे आने वाला था कि जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए होंगे तो सीआरई के जो है 5 सेक्शन रहते हैं, 90 मिनट का रहता है, 18-25-90, जी सर। 18-18 मिनट का रहता है, 20 क्वेश्चन रहता है, 18 मिनट में सोल्व करना। तो वो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे प्रैक्टिस कर पाए थे और वहां कैसे उसको सोल्व कर पाए थे, पहली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये जी पूछना सर। चाहूंगा कि जब आप जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल का एक अपना ऑरा होता है हमारे ब्रेन पे जो हावी होता है। जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं हमारे जो है ना वो गले सूखने लगते हैं बिना किसी कारण के, कोई हमने हमने किसी से कोई कम्युनिकेट नहीं किया, फिर भी हमारे जो पसीने आ गए, ठंड में भी गला सूखने लगा, एकदम हाथ बिल्कुल अजीब सा ठंडा हो गया। तो ये हो जाता है, इसके चक्कर में कई लोगों के ना 5-10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सही आ रहे हैं आंसर भी गलत हो जाते हैं। इन दोनों को आपने कैसे टैकल किया, मतलब कैसे हैंडल किया, बताइए जरा, हमारे बच्चों को भी कुछ सीखने के लिए मिले इन सभी बातों से। जी सबसे पहले तो सर जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा है कि भाई 20 मिनट, वो 20-20 मिनट के सर वो हाँ। सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, 18 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन करने होते हैं सर। हम्म। उनके लिए सर सबसे पहली थी प्रैक्टिस, हम्म। कि मैंने कि जो भी अपन प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसा ऐसा कि ठीक है एक एक क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन देखा, वो भी सर ऐसे नहीं कि अगर आप 100 एमसीक्यू का सेट मार रहे हैं तो इसे नहीं भी हाँ धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। वो हम्म। आपकी जो मैं अब मैं बार बार उस चीज को क्यों बोल रहा हूँ सर, जो आपकी अप्रोच थी ना,
आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करवाते हो, वो आपकी अप्रोच सबसे बेस्ट है सर। पर हम उस चीज़ को फिर कैसे इम्प्लीमेंट करें खुद के अंदर, हम्म, कि अब हमारे पास तो 1 घंटे 1.5 घंटे का पेपर है, अब हमको तो उस वाले टाइम में सारे क्वेश्चंस को देखने होते हैं। बिल्कुल। पर वो सर सबसे बड़ी चीज़ है वो प्रैक्टिस। किस हम्म, तरह से हम हमारा माइंड कितना वो स्विच मारता है, इसका हम्म, ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा। उस पे हम्म, सर वो डिपेंड करता है। फिर सर मेरा जो मैंने पर्सनली किया था, फिर मैंने टाइम देखा था सर 20-18 मिनट का टाइम था, ये वाले क्वेश्चन थे। पर जो हम्म, सबसे बड़ी चीज़, हर क्वेश्चन में 100 के 100 क्वेश्चन में मैंने एक ही आप वाली अप्रोच लगाई थी। हम्म। इसका ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, विदिन 1 टू 2 वो मिनट, सबसे विदिन 1 टू 2 परफेक्ट मिनट रहा। सर हो जाए। वो सर सबसे वो रामबाण था। सारी थ्योरीज, बुक्स, कंटेंट, कुछ भी सर वो सब बहुत बाद की बात है। जब आपको क्वेश्चन दिखता है, 4 ऑप्शंस दिखते हैं, तो आप उस टाइम पे कैसा सोचते हैं? अगर आप ये सोच के करेंगे कि यार इसकी ये क्या-क्या क्वेश्चन देगा वो, क्या वो नहीं देगा, वो तो सर हम्म, उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हमारे पास तो एक ही अप्रोच है ना, कि यार हम मेरी जो अप्रोच है मैं तो वही की वही लगाऊँगा जो मैंने सीखी है, हम्म, या जिस अप्रोच की मैंने प्रैक्टिस करी है। हम्म। वो सर मैंने अप्रोच लगाई, और उसी अप्रोच के थ्रू सर मुझे फिर टाइम, मेरे पास और भी टाइम थे, पर वो अप्रोच सबसे बेस्ट थी। आपको 18 मिनट से पहले ही वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे सर मेरे। मैं अच्छा, मेरी दैट्स बात ग्रेट। करूँ तो। ये बहुत बड़ी बात आप बता जी रहे हैं सर। और ये बच्चे सीखिए। देखिए, हम ना बात उस बच्चे से कर रहे हैं जो बच्चा अचीव करके बैठा हुआ है, जो अचीव लिया, अचीवमेंट लेकर के आपको बता रहा है। ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें बता रहा है। उसने एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, उसने उस 18 मिनट को झेला है, उस 18 मिनट में हुए क्वेश्चन को पढ़ा है, उसके ऑरा को समझा है, और उस पे वो चीज अप्लाई किया है, फिर आपको बता रहा है। मतलब ये हर एक बच्चे और को सर समझना होगा कि जो अप्रोचिंग है क्वेश्चन को समझने की, वो चेंज कीजिए। जो मैं सबसे पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, बच्चे ने बताया, कंटेंट सर अपनी जगह है, पे तैयारी अपनी जगह है, लेकिन क्वेश्चन को अप्रोच। पकड़ने का अप्रोच एकदम सबसे प्राइमरी आपकी जो है वो आप उस पर ध्यान दीजिए। और जो एमसीक्यूज जी, क्लास में मैं सिखा रहा हूँ वो अप्रोच आपको काम आया, यानी वो अप्रोच सबसे बिल्कुल सटीक सर। है। जो हम क्वेश्चन देखते हैं वो कि सबसे साथ ये बड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस ये थी। आंसर ही सही होगा ऐसे मार देते हैं, वो वाला भाई भूल जाइए, उससे कीजिएगा तो गलत होना तय है। उसमें सर आप 10 में से चाहे 5 सही कर दोगे, 5 गलत कर दोगे, वो तो फिर बात बराबर आ गई नेगेटिव हाँ, पे तो। वो प्रोबेबिलिटी वाली हो गई कि अगर 10 बार हमने सिक्का हाँ, उछाला तो हो सकता है 9 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जी। जाए। और दूसरी सर आपने क्वेश्चन पूछा था कि वही एग्जामिनेशन हॉल का जो हो रहा होता है, जो हेजिटेशन हाँ, वाली फीलिंग होती है, सही क्वेश्चन हाँ, आता है तभी गलत हो जाते हैं। हाँ, उसका तो सर सबसे बड़ी बात है कि वो आपका 1.5 से 2 घंटे में माइंड क्या चलता है, किस हाँ। आप वे में उसको लेकर जाते हो, आपकी माइंड की। मेरे से सेंटर था, दिल्ली आया था मेरा सेंटर। अच्छा, तो राजस्थान से आप दिल्ली दिल्ली से गए मेरा। होंगे। जी सर, मैं 1 दिन पहले निकला था दिल्ली के लिए। हम्म, तो सुबह-सुबह सर मेरा पेपर था, और हम्म। आराम से उठा, पेपर देने सारी से अच्छे पहले से क्या नींद। माइंड में चल रहा था उस नाइट को जब आप दिल्ली जा रहे थे तो? सर होता है उस ना घबराहट कि क्या सुबह-सुबह। पढ़ लूं और कुछ देख लूं, क्या ऐसा भी कुछ? नहीं, नहीं सर, उस टाइम पे सर मैं 24-25 को मैं निकला था, 24 से सर मैं अजमेर आया था घर से। उस टाइम पे मैंने ट्रैवलिंग करी थी 6 से 7 घंटे की। ओके। कुछ बच्चे तो ये भी सर उस कंप्लेन टाइम पे। करते हैं, मुझे कई सारे बच्चे कंप्लेन किए हैं कि सर मैंने रात भर ट्रैवलिंग करके गया और एग्जाम दिया और मेरा इसलिए सिलेक्शन नहीं। मतलब ट्रैवलिंग को सीधा कोर्स देते हैं, क्या वो फैक्टर होता है अगर पढ़ाई हमने करी है तो? नहीं, नहीं सर, उसमें कोई उसका कोई रोल फैक्टर नहीं होता। वो तो सर खुद माइंड का खेल है ना। अगर आप ट्रैवलिंग के थ्रू ऐसा अगर जैस ऐसा खुद के सिनेरियो बना लोगे कि यार के कल का पेपर कैसा होगा, क्या होगा, खुद ही अंदर-अंदर बोधरेट होते रहोगे, तो सर वो चीज़ आते-आते भी बिगड़ जाएगी। तो मैं तो हाँ। सर हेलो मनीष। जी सर, आवाज़ आ रही होगी? हाँ, अरे मैं माफी चाहूंगा, हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं सर, हो जाता है। सर्वर प्रॉब्लम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हाँ, है। ये ऑनलाइन वाले में यही एक समस्या है। हालांकि हम लोग इस हाँ, प्रोग्राम को ना और थोड़ा ब्रॉड बनाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि हम अपने बच्चों जो सिलेक्ट हुए हैं उनके एक्सपेंस में हम जी लोग उन सर। बच्चों को देंगे, ताकि आने जाने में बच्चा को परेशानी नहीं हो। हम लोग उसको यहाँ बुलाएंगे, सेटअप वगैरह बनाए, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे जो है रिकॉर्डिंग हो पाए। ऑनलाइन में ना थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन लैग या कभी कभी डिस्कनेक्शन ही हमें सहना पड़ता है। खैर 2-3 महीनों में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में हैं। और जी आप सर, जैसे हो बच्चों जाएगा, को हो हमारे जाएगा। यहाँ आना होगा, हम लोग इस बहाने भी कम से कम मिलजुल लेंगे। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर। नेकी और हाँ, पूछ-पूछ। हाँ, एक कहावत है, नेकी और पूछ पूछ। बहुत बढ़िया। बेटा, हम लोग किस क्वेश्चन पे जी, थे अभी? कि हम लोग सर। एग्जाम हॉल का और इस पे। जी, जी सर, वो ट्रैवलिंग पर अपन चर्चा कर रहे थे कि हाँ, भई ट्रैवलिंग पे इतनी, चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल। कि तो ऐसा उसको था। तो कंप्लीट सर किया। मैं जो सुबह निकला था यहाँ से दिल्ली के लिए, बस में गया था सर मैं, बाय बस ही गया था। तो उस टाइम पे राजस्थान सर में मैं बिल्कुल आपको माइंड को कितना घंटे का है? 5 से 6 घंटे का होगा फिर वहां से दिल्ली? ऑब्वियसली। जी, जी सर, 5 से 6 घंटे का रास्ता है। हाँ, हाँ। तो सर मैं तो आराम से रिलैक्स होकर गया था, खाना-वाना खा के आराम से, किसी तरह का कोई माइंड पे लोड नहीं लेके, किसी तरह का जो भी मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, जितने भी थे, वो सब लेके हम्म, रिलैक्स आराम से होकर बस में बैठा-बैठा आराम से सो रहा था, देख रहा हम्म, था आजू-बाजू की चीज़ें जो आराम से, जस्ट कुल मिला के सर बात ऐसी रिलैक्स था। और ऐसा भी नहीं सोच रहा था कि भाई कल का पेपर क्या होगा, या फिर जो चीज़ें अगर मैंने नहीं पढ़ी, अब सर कंप्लीट चीज़ें तो कितना ही पढ़ लो, उतना ही कम है। हम्म, जी सर, तो ऐसे करके कुल मिला के सर मैं तो रिलैक्स था पूरे माइंड से, आराम से खाना-वाना खा के रिलैक्स, शाम को पहुँचा था, आराम से रूम वगैरह लिया,
अच्छे से खाया पिया, सोया 8 से 10 घंटे, और फिर सर लास्ट में ज़रूर सर मैंने रात को सोने से पहले नॉर्मल रेंज ज़रूर देखी थी सबकी, जो भी टेस्ट होते हैं अपने। बाय द वे, एक सर मैंने वो पीपीटी थी, उसमें सर नॉर्मल रेंज देखी थी। इसके अलावा सर मैंने फिर खाना खा के सीधा फिर मैं सो ही गया था। उस दिन सर मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, और ना कोई माइंड में सोचा था कि ये वाला टॉपिक मैं रिवाइज़ कर लूँ, या फिर ये सब कुछ मैं रिवाइज़ कर लूँगा तो ये वाला रह जाएगा, वो वाला रह जाएगा। इन सब चीज़ों से सर मैंने सोचा ही नहीं था कि सब अच्छा तो होगा, फिर वो जो अच्छे से। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक जो पहुंच के बुक्स और नोट्स खोल के पढ़ रहे होते हैं उनका फिर क्या है? उनका उन 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 उनका सर देखो, ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट थे, वो वहाँ वहाँ पर भी बैठे थे कि हाँ। भई ऐसे खोल-खोल कर बैठे थे। फिर मैंने तो सर, मैं तो ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। बोले हाँ, सब जो सही है, आप जो जो बातें जैसे बोल रहे पढ़ हो रहे ना, जब मैंने एग्जाम दिया था, जब मैंने सिलेक्शन लिया था, मैं सेम ऐसा ही हैं। करता था। हाँ, मुझे मैंने जिस इस बात को जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यदि आपने पहले से पढ़ा हुआ है ना, जी सर। तो डे ऑफ द एग्जाम हुँ, एंड द नाइट ऑफ द एग्जाम यू डू नॉट हैव रिक्वायर्ड हुँ। एनी प्रिपरेशन। मैंने जितना फील किया सर है, वो मेरा अपना बिल्कुल सर, सजेशन भी रहता है बच्चों को कि पढ़ना है सो पहले पढ़ लो और उस दिन चिल मारो। और जिस कोई एग्जाम बिल्कुल, सेंटर नए जगह पे जाता है ना, उस नए जगह को एक्सप्लोर करो ना, क्यों तुम पढ़े हुए उसी नोट्स में और बिल क्या याद कर लोगे? कुछ बिल्कुल। नहीं याद होता है उस सिचुएशन में पढ़ करके। वो वो तो सर एक बस वो नोटबुक खोल के बैठे रहो, माइंड तो वैसे ही जाता है कि ऐसा क्या होगा? इससे अच्छा तो मस्त बंद करके एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करो एक और एक मस्त मैं अपना एन्जॉय एक्सपीरियंस आपको शेयर करो। करता हूँ। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो ये होगा जी सर। 18 शायद 2018 का। तो मैं मुरादाबाद दिल्ली में ही था मेरा जी, मेडिकल जी। कॉलेज। तो राजस्थान की कोई लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई थी उस समय। बट उससे मुझे आइडिया नहीं अच्छा, था इस बात अच्छा। का कि उसमें जो है 12th पीसीबी और नॉन टेक्निकल ही ज्यादा पूछेंगे, मतलब डीएमएलटी से उसमें क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, मैं भी स्टूडेंट था ना उस समय, सेकेंड या थर्ड ईयर में होऊंगा मैं बीएमएलटी का। तो बस सब जी लोग सर। अप्लाई अप्लाई कर रहा था, लेकिन मैं इस बात से था कि एक्टिव मैं कॉलेज से ही था कि मुझे फॉर्म अप्लाई करना है, मुझे एग्जाम देना है। एग्जाम में क्या पूछता है, मुझे उसका एक्सपीरियंस लेना है। सिलेक्शन भी होगा तब भी नहीं हमको मिलता है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल, पढ़ ही रहे थे। तो मैं ना वहां से बाई बिल्कुल ट्रेन सर। में, मेरा सेंटर गया था उदयपुर राजस्थान में। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उदयपुर उदयपुर सिटी। हुँ। हाँ उदयपुर सिटी, मैं उदयपुर पहुंचा दोपहर में। और कल मेरा एग्जाम था, आज मैं जी दोपहर सर। में पहुंचा। जी, आप बिलीव नहीं करो, पूरी जी दिन सर। मैं उदयपुर घुमा, ये झील घुमा, वो झील घुमा। एक किसी ने बताया यहाँ रवीना टंडन की वो शादी हुई थी झील में, वो है होटल, मैं वहां तक स्लीप से गया। मेरा घुमा जितना घुमा रही है, मतलब मैं एक ये जो नोट्स ऐसे बोलते हैं ना कि निकाल कर भी देखो, वो भी नहीं, मैं पूरी शहर घुमा। और दूसरे दिन उस मैं एग्जाम देने गया। अब बिल्कुल, रात में मस्त खाना वाना खा करके, एक उस समय पैसे कम थे तो मैंने कोई धर्मशाला लिए, 60 70 या 150 रुपए में वो था, तो बड़ा सस्ता था। जी सर। और भी अगल बगल लोग थे, एग्जाम देने स्टूडेंट आए थे, सब वो एकदम बिल्कुल आवाज करे मजे ले रहे, मैं भी उन्हीं के बीच में घुल फिल के मजे ले गया। अरे क्या करना है यहाँ, नए शहर में नए शहर को देखते हैं। वहां की मैंने राजस्थानी खाना खाया, फिर दाल बाटी चूरमा, वो सब मैंने ट्राई किया, सब वाह! एक्सप्लोर किया। मैं एग्जाम देने कम, मैं एक्सप्लोर करने ज्यादा गया। हालांकि दूसरे दिन मैंने एग्जाम दिया, उस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो मेरे ट्रेड से नहीं था। वो मैंने जो पढ़ा वो कुछ वो सिलेबस ही नहीं था। लेकिन मैंने एग्जाम देकर के इस चीज को फील किया कि कैसा एग्जाम आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्जाम जहां भी जी देने जाओ ना, आप सर। रिलैक्स रहो, चिल रहो, फालतू का ये ऑरा मत संभाल, बिल्कुल, उससे ना पूरा आप का पूरा। डिस्ट्रेस में आते हो। जो चीज़ें सर सही होती है ना, वो होती है गलत होने लग जाती है। इससे अच्छा हाँ, तो आराम से घूमो-फिरो, खाओ-पियो, सो मस्त मज़े करो। मैं तो देखता हूँ ये कई बच्चों को। मैं अब तो मैं टीचर हो गया, पहले तो मैं स्टूडेंट था। तो एज ए स्टूडेंट जब मैं देखता था लोगों को कि वहां निकाल के जो बुक पढ़ रहे हैं, जो नोट्स पढ़ रहे हैं, मैंने लगता है या तो तुम मुझे दिखा रहे हो कि तुम पढ़ते बहुत हो, और दूसरी बात कि जो मैं पढ़ के आया हूँ वो मैं तुमसे पूछ दूंगा ना, तुमसे आंसर नहीं बताया जाएगा, इस बुक से ढूंढ के नहीं बताया जाएगा। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने इस बुक को पढ़ा ही नहीं है। भाई चोरी भी एग्ज़ैक्टली, वो वो कर बस सकता है ना फ़ॉर्मेलिटी। जिसको पता है कि उस बुक में कहाँ क्या लिखी है ना, उसके पूरी ग्रंथ दे दो, नहीं चोरी कर पाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो और जो नहीं, नहीं, पढ़ा है नहीं कर उसको उस समय बुक खोलने की नीड ही नहीं है, जितना मैंने फील किया है। तो जो बच्चों को भी बिल्कुल सर, सजेशन है, एकदम राइट। जो एग्जाम देने भी जाएंगे, उनसे यही हमारी पर्सनल सजेशन रहती है। हमने कई बार बोला है कि यार अगर कल एग्जाम है ना, तो आज रात में ना आप 10 बजे खा पी कर आराम से सो जाओ, 10 12 घंटे की नींद लो। जी सर। और सुबह ना वे पूरा भर पेट खाना खाकर एग्जाम देने जाओ, ताकि ना खाली पेट रहोगे, एसिडिटी बनेगा ना, तो माइंड में ना वो स्ट्रेस क्रिएट होने लगेगा। खाना पीना बढ़िया से खाए रहोगे ना, तो क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में दोगे एग्जाम, तो उस समय ना आपकी बॉडी के बीएमआर इंक्रीज हो जाएगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो आपके बॉडी में ना डाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, एटीपी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी सेल की। तो ज्यादा रहेगा इंटेस्टाइन में जी भोजन, सर। तभी तो ज्यादा एनर्जी और ग्लूकोज और एटीपी मिल पाएगा आपकी बॉडी को। बच्चे क्या करते हैं ना, बिल्कुल रात सर। में सोते नहीं है, सुबह खाते नहीं है, और एकदम जाएंगे खाली पेट वहां एग्जाम देने। वही एग्जाम खराब होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को सेल्स बिल को एनर्जी मिल नहीं रहा है, सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रहा है। हुँ, और सबसे ज्यादा ग्लाइकोलाइसिस होना है आपको आरबीसीज और न्यूरॉन्स में, हो नहीं रहा है। तो आप जी सोच सर। कहाँ से पाओगे उस चीज को? आप उस चीज को देखो, है तो ये बहुत छोटी बात जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये है बहुत बड़ी चीज अचीवमेंट लेने के लिए। मैंने अगर छोटी छोटी चीजों पे चेंजेस करते हो ना, बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में आएगा। मैंने नोटिस किया, मैंने फील किया, मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं भी इस चीज को आपको बता रहा हूँ। और ये ना बड़ी बिल्कुल। फायदेमंद चीज है। पहले कोई सोचे, अगर कोई सोचता है तो उसके लिए फायदेमंद होगी। वो नेक्स्ट एग्जाम में हमारे साथ ऐसे ही कोई बैठ के बात कर रहा होगा कि सर आपने जो मनीष भैया के साथ बात करी थी ना, हमने अप्लाई किया और देखो हम भी आज हो गए। तो एक करके देखिए, मैं यही सजेशन दूंगा, है ना। जी सर। अब हम लोग बात करते हैं, मनीष आपके घर में कौन कौन है?
सर घर में मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं और एक मेरी छोटी सिस्टर है। आप भाई अकेले हैं, एक बहन है? एक, जी सर, मैं एक अकेला भाई हूँ और एक मेरी छोटी बहन है। जब सिलेक्शन ले लिया तो फिर मम्मी पापा दादा दादी ये सब का रिएक्शन कैसा था? वो तो सर बहुत खुश थे। हमारा लल्ला हो अभी गया, अब तो पहुंच गया डेस्टिनेशन पे। बहन अरे का वही तो सर पहले 20। छोटी है तो पहले ही आया होगा एकदम कॉल और डिमांड के, देखो भाई अब तो तुमने सिलेक्शन लिया, अब मेरे लिए तो ये चाहिए ही चाहिए, लेकर ही आना। ये बिल्कुल बिल्कुल सर। ये वाला 20 नवंबर को तो मेरा एनएचएम का रिजल्ट आया था सर। 29 नवंबर को इसका सीआरई का रिजल्ट आया था, पर सर हाँ, उस वाला फिर 20 नवंबर वाले रिजल्ट से 20 वाले रिजल्ट से इतना मैं सेटिस्फाई नहीं था, मुझे इसका इंतजार था ज्यादा। क्योंकि एग्जाम दिया हुआ था ना। एग्जाम दिया हुआ था सर, बहुत अच्छा भी हुआ था, मुझे पता था कि भाई हो जाएगा। हाँ, एग्जाम देके आते हैं और तो हमें पता चल जाता है कि हमने कैसा लिखा है। वो तो सर उन वो तो अंदर से फील आना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई, हाँ स्कोर में सर अपन बता सकते हैं कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे हाँ, प्लस नीचे पाँच हो छः सकता 5 हो है। सकते हाँ, हैं। वो तो बिल्कुल सर बिल्कुल। उन पे डिपेंड है, पर वो वाइब तो ऐसी अंदर जनरेट हो ही जाती है कि हाँ भाई हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, हमने दिया है एग्जाम तो। और यार हम लोग सब जी लोअर सर। मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारा बच्चा जब कहीं भी सिलेक्ट हो जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है हमें बिल्कुल भगवान से सर। भेंट हो गई। और एक माता पिता को एज अ पेरेंट, चूंकि मेरे भी जो पेरेंट्स ने फील करे, देखो मैंने भी बहुत स्क्रैप से उठा है, अब जो मैं कर रहा हूँ, हालांकि मैंने सारे सरकारी जॉब 3 3 जॉब लिया, हमने सबको छोड़ दिया। वो क्योंकि हमारा गोल कुछ और हम्म, था, हमें मन किसी और चीज में लगता था। हमें किसी को एक्सप्लेन करने में मन लगता था, हमें किसी चीज को बताने में मन लगता था। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था ना भी, तब भी मैं जी अपने जो सर। हमारे कलीग्स थे ना उनको मैं पढ़ा रहा होता था। मतलब टीचर अलग है और हम उनको जबरदस्ती पढ़ा रहे होते, तो उनको इंटरेस्ट नहीं होता था ना, फिर भी पकड़ के, अरे बैठो बैठो, तुम हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर समझाता हूँ, बैठो तुम। तो मेरा जी सर। टैलेंट ये था और मैं भाग कहीं और रहा था, क्योंकि हमारा मिडिल क्लास फैमिली ना, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ना उसी को सक्सेस मानती है जिसको सरकारी जॉब लगा। तो शुरू शुरू में सिर्फ बस हमारे वो माइंड सब में भी उन। वही थे। हाँ, जी जी हमारे सर, आप पेरेंट्स कंटिन्यू ने भी, करिए। हमारे पेरेंट्स को भी वही ताने बाने सुनाए गए होंगे जब हम पढ़ रहे होंगे। या सबके साथ हम्म, भी ऐसा ही हुआ कि तुम्हारा बेटा जो है या तुम्हारी बेटी जो है पैसे फेंकेगा, कुछ नहीं करेगा, ये होगा वो, यही सब होता है। तो हमने इसलिए जी सर। उठाना हुआ था कि मैं ना सरकारी नौकरी लूंगा, ज्वाइनिंग लूंगा, और ना गाँव जो भी हमारे रिश्तेदार हो, गाँव वाले जिन्होंने भी ताने मारे होंगे, जो से उनके मुंह पे जाके ज्वाइनिंग लेटर मार दूंगा। फिर मैं सरकारी जॉब त्याग भी दूंगा, ये हमारा अपना था। तो इस चक्कर में भी एग्जाम और वगैरह वगैरह हुआ करता था, और अच्छा भी लगता था उस समय। हमारा उम्र ही वही था कि हम एग्जाम दे, सिलेक्शन ले, इंटरव्यू में बैठे, तो मजा भी आता था। तो जब हम लोअर मिडिल जी क्लास सर। फैमिली जब अचीवमेंट लेते हैं, तो हमारे पेरेंट्स की जो खुशी होती है, जब मेरा सबसे पहला बार आया था बिहार में, मेरा एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया था, और उसके कुछ दिनों के बाद फिर एनसीएल का रिजल्ट आया था। तो हम्म, रात में आया था, 10 बजे रात में, और वो दिसंबर नवंबर का मंथ ओहो, होगा, ठंड में रात में 10 बजे सो जाते हैं अक्सर गाँव में बढ़िया। लोग। फिर मैंने 10 बजे रात को अपने मम्मी को कॉल करके बताया कि ये देखो तुम्हारा बेटा का ना पहला सिलेक्शन, फिर दूसरा भी सिलेक्शन रात में ही, फिर रात में ही मैंने कॉल करी। और वो जो खुशी मैंने उनके चेहरे पर देखी और उनकी जो आवाज में मैंने सुनी, मतलब वो वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, और हम सबके लिए वो सर होता वो है। और फील ही अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। भले जब आप जी पहुंच सर। जाओगे, आपका जब जब आप रजिस्ट हो जाओगे, साल 2 साल जॉब कर लोगे, तो फिर लगेगा कि नहीं यार, ये तो नॉर्मल ही है, जैसा लाइफ में सबके है वैसा ही ये भी जॉब है। ये कुछ अलग नहीं है। लेकिन जब तक हम वहां हम्म, पहुंचे नहीं है ना, तब तक हमारे लिए वो अलग होता है। और फिर जी बहुत अच्छा आपने सिलेक्शन लिया, माता पिता को भी गर्व फील करवाया, हमें भी गर्व फील करवाया, आज हम आप बात कर रहे हैं। और हमारे बच्चे जो सर। देख रहे हैं, उनको भी अलग फील होगा कि हाँ, एक सेलेक्ट अचीवर कैसा सोचता है, कैसा माइंडसेट रखता है, कैसे अचीवमेंट ली जाती है, इससे उनको भी सीखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर दो बातें जी और मैं सर। जाते जाते फिनिश करना चाहूंगा मनीष। आपसे पूछना जी चाहूंगा सर कि सबसे बिल्कुल। पहली बात, कि आपकी इस होल जर्नी में आपकी फैमिली के सपोर्ट का रोल कैसा है, जब से आपने स्कूलिंग कंप्लीट की? फैमिली हम्म। फैमिली सर वो तो शुरू से ही, वो उनका तो बस ऐसा था कि भाई जो तुझे करना है वो तू कर, बाकी पीछे तू चिंता क्यों क्यों करता है, हम बैठे हैं ना। हम सपोर्ट तुझे करेंगे। तुझे तो पापा तेरा क्या काम करते करना हैं है तो। आपके? सर पापा हमारी सर शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की। ओके। जी सर, गांव में ही है हमारे। हम्म। जी पापा सर तो। मम्मी का फुल कहना था कि भाई हम पीछे खड़े हैं, आपको हाँ, जो कर मन में जो आता है, करना है समझ में आता है, वो कीजिए। ये हर बिल्कुल एक पेरेंट, आपकी खुद की सेहत का ध्यान रखो और बस पढ़ाई करो, बस यही यही कहते हैं वो तो। पेरेंट्स का यही रोल होना चाहिए। और आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे, कई सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चे पे दबाव डाल देते हैं, मैं हमेशा उन पेरेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि हर एक बच्चे में ना अपनी क्वालिटी होती है। देखो, अचीवमेंट का मतलब मेरा ऐसा कतई पैरामीटर नहीं है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब ले लिया वही जो है अचीवर है, वही सक्सेस है, मेरा ऐसा कतई मानना नहीं है। लेकिन हाँ, जी अगर हम सर। गवर्नमेंट जॉब के लिए थे, मिल गया तो अति उत्तम, नहीं मिला तो ये लाइफ ना, जॉब इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लाइफ इज अ मोर लार्जर देन द जॉब। लाइफ बहुत बड़ी जी चीज होती है और जॉब बहुत छोटी चीज है, अपने लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, उस पूरी लाइफ को खत्म नहीं जी सर। करना है उसके लिए। तो पेरेंट्स को एज ए पेरेंट्स से समझना होता है कि अगर हमारा बच्चा उस चीज के लिए नहीं बना जो उसको नहीं मिला। एक हमारा बच्चा है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, एक बार और मैंने पहले किया था, और मैं अभी तक कांटेक्ट बाय नंबर उससे कांटेक्टेड में हूँ। त्रिभुवन नाम है, और वो बच्चा हमारा चंडीगढ़ आपने का है। बताया था सर। हाँ, एक बार बताया लेक्चर था में मैंने आपने। बताया था, और आज तक मैं उस बच्चे से बहुत ही सिंपैथिकल जुड़ा हुआ हूँ। तो उसने बड़ी मेहनत करी और सिलेक्शन नहीं मिला, बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं सिलेक्शन मिला। तो
इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन खत्म हो गया। उसने एक बार मुझे मैसेज करके भी बोला था कि सर, मैं ना बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, मैंने आपसे इतनी सारी चीजें सीखी है ना कि मैं कहीं भी रहूंगा ना, मैं अच्छा रहूंगा, बढ़िया कमा खा रहूंगा और संपन्न रहूंगा, और है भी अभी वो। तो कोई जरूरी बिल्कुल। नहीं कि हम उसे, हो सकता है उसके लिए ये जॉब नहीं बनी थी, कोई और जॉब बना था उसके लिए, अच्छा चीज कहीं और रखा हुआ था। तो इसीलिए और भी अच्छा कुछ लिखा होगा उनके लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो कर भी रहा है। तो ये जी हमें सर। पेरेंट्स को समझना भी पड़ेगा कभी कभी कि हम अपने बच्चों को पहले तो सपोर्ट करें, बच्चे की बस इतनी सी निगरानी रखें कि हमारा बच्चा कहीं मिसलीड नहीं हो रहा है। एज अ पेरेंट्स मिसलीड होने पर बच्चे को संभालना हमारा कर्तव्य है। अगर वो सही दिशा में है, सही रास्ते पे है, सही काम कर रहा है, तो उसको सपोर्ट कीजिए ब्लाइंडली। और वो आपको, यकीन मानिए, जो आपने उम्मीद किया होगा ना उससे ज्यादा आपको रिटर्न ला कर वो दे देगा घर पे। वो अगर नहीं, वो चीज नहीं दिया तो कोई और चीज ला बिल्कुल, कर देगा, लेकिन उससे ज्यादा देगा आपको, जितना मुझे अपना फील बिल्कुल होता है। सर, तो इन सभी बच्चों के लिए, बिल्कुल सर। सभी पेरेंट्स के लिए मेरे ओर से सजेशन है, एज अ गार्जियन, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो अपने आप को उनका गार्जियन भी फील करता हूँ। और आप या लाखों बच्चे जो पढ़ रहे हैं कभी नहीं देख सकते कि मैंने कभी भी लेक्चर के ड्यूरिंग, क्लास के ड्यूरिंग, लाइव क्लास के ड्यूरिंग कभी मैंने अपने बच्चों को कोई भी गलत सजेशन दिया है, क्योंकि एज अ गार्जियन मैं वैसा कर नहीं सकती, क्योंकि कभी उनका नहीं। लाइफ है, उनका कैरियर है, उनका फ्यूचर है। एक चीज और बेटा मनीष, हमें ये बताइए कि जो बच्चा अभी डीएमएलटी कर रहा है, या डीएमएलटी या बीएमएलटी जस्ट अभी उसका फाइनल हुआ है, उसका भी ऐसा गोल हो कि मनीष भैया जैसा हम भी जाए और एम्स में 149 के हम 100 रैंक लाए। एक हमारे पास बच्चा आया था बिल्कुल, 28 रैंक, हमारे पास सभी रैंक है। एक जब फर्स्ट सीआरई हुआ था, फर्स्ट रैंक पे ऑल इंडिया रैंक हमारे पास अनुज है, उनसे भी बात अभी नहीं बिल्कुल। हुई, एक बार हम लोग उनका भी इंटरव्यू करेंगे। तो अगर ऐसा रैंक लाना है, अभी हम पढ़ रहे हैं या जस्ट अभी इसी साल हमारी फाइनल होने वाली है या हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए लाने के लिए, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो कि भैया अगर उनका जस्ट रिसेंट में कंप्लीट हुआ है, हम्म, कि अब वो किस बेस पर क्या क्या सोचते हैं कि सर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं भाई जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती कि यार हम्म, हमें तो जॉब करने की नीड है। तब तो सर बिल्कुल। उनको तो सबसे पहले सर जॉब करने की ज़रूरत है, और फिर वो ये चाहिए कि जॉब करें तो किसी अच्छी सी जगह करें ताकि उनको एक्सपीरियंस भी ऐड हो। हम्म। कि अगर कोशिश सपोज ऐसा दैट वो करो किसी, कि मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में करो, ताकि बिल्कुल, एक्सपीरियंस एम्स के बिल्कुल लिए काम सर, आए। बिल्कुल सर, और साथ-साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखें। अब सर वो जॉब के साथ बहुत कम चांसेस होते हैं कि भई पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर भी थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके अगर घड़ा भरेंगे तो भर ही जाएगा। कंसिस्ट तो रहेंगे तो भर ही जाएगा। कंसिस्ट रहना पड़ेगा सर, कि बिना और अगर कंसिस्टेंसी के भाई आप कुछ नहीं है रह कि सकते। नहीं हमें बिल्कुल सर, अब और कई कुछ है, कई स्टूडेंट्स हैं कि हमें प्रिपरेशन करनी है, हमें सिलेक्शन चाहिए, तो आप फिर से वो जिस हिसाब से उनका माइंड क्या काम करता है कि यार हमें जॉब नहीं करनी, हमें हमें जॉब में नहीं है, हमें तो वैसे ही जाना है। तो हम्म, अलग-अलग सर फिर वो अलग-अलग स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्ट फिर क्या बोलते हैं, अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकता है किसी भी जगह से, या फिर जो भी उसके पास कंटेंट है। हम्म, पर सबसे ज़्यादा सलाह तो सर अभी एम्स वाला जो जो एस्पिरेंट ये है कि मुझे एम्स में ही सिलेक्ट होना है, उनके लिए हम्म, तो सर कभी ये वाले तो साल में जब भी वैकेंसी निकालेंगे इनका कोई अता-पता नहीं होता, महीने 2 महीने के अंदर ही तो हम्म, कंप्लीट करवा देते हैं। बिल्कुल। पर अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो अगर वो एक्सपीरियंस लो, अगर वो नहीं लेना चाहते, तो भी हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है कि सर थोड़ा-सा नेगेटिव यही है, अगर विदाउट एक्सपीरियंस है तो सर पोस्ट बहुत डे बाय डे कम होती जा रही है। अब क्या पता अगली हम्म, बार और भी ज़्यादा हो, कम हो, वो तो सर अपन बता नहीं सकते। हम्म। पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है सर। पहला एक्सपीरियंस अगर सजेशन ये हो तो वो है कि आपका कंप्लीट हुआ है तो मस्ट भी आप 100 बेडेड हॉस्पिटल ज्वाइन कर ही लीजिए, साथ में प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल, क्योंकि ना टाइम साथ फिर में आप, प्रिपरेशन ज़रूरी है, टाइम आपका डिस्ट्रॉय ना हो। डिस्ट्रॉय ना मान हो। लीजिए आप 2 साल के बाद कहीं और सीट कम हो गया विदाउट एक्सपीरियंस वाला, और 2 साल बाद केवल एक्सपीरियंस के ही आ रहे हैं वैकेंसी, फिर आपको समय रहेगा जी नहीं सर, 2 साल और एक्सपीरियंस लेने का। इसलिए निकलते के साथ बिल्कुल जो है सर। आप जरूर जॉब ज्वाइन कर लीजिए। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अच्छा, लीजिए ये सर। बात तो थी उन और बच्चों के लिए जिन्होंने भी जस्ट कंप्लीट किया। जी सर। अगर अगर हम, जो बच्चे कम से कम 2 या 3 या 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस भी ले हुँ, लिया है और उनके पास होगा भी, तो और उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-3 एग्जाम में उन्होंने दे रखा है एग्जाम, और उनको ठीक। उतने मार्क्स नहीं आए या 1-2 मार्क्स को लेकर रह गए या अच्छा नहीं कर पाए, और उनको उम्मीद है कि हमें जॉब ले ही लेना है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी भी है, उनके अंदर जो है ये एक्सपेक्टेशन के भी है कि हम पढ़ेंगे, तो उनको आप जी क्या सर। सजेस्ट देना चाहेंगे कि कैसे उनको पढ़ना चाहिए? क्योंकि उनके पास अब कमी एक ही बात की होगी कि या तो कंसिस्टेंसी की या तो कैसे पढ़ना है उसकी। इसके लिए आप क्या बिल्कुल सजेस्ट सर। देंगे उन लोगों के लिए? उनके लिए सर जो भी 2-3 साल से जैसा आप बता रहे हैं कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सर इतने लंबे टाइम से अगर वो प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उनके कांसेप्ट तो लगभग क्लियर हैं। पर हम्म, वो मात आके वहीं खा रहे हैं। मेजर ऑफ द केसेस में सर उनकी नेगेटिव मार्किंग क्या तो ज़्यादा हो रही है, या फिर हम्म, किस हिसाब से वे क्वेश्चन को समझ रहे हैं, उन पे हम्म, कहीं न कहीं चूक हो रही है। हम्म, सबसे बड़ी बात सर नेगेटिव पे उनका ज़ोर नहीं है, कि हम्म, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन तो वो सब सही कर रहे हैं, किस हिसाब से हैं, कांसेप्ट भी उनके क्लियर हैं, अच्छे से वो कंसिस्ट होके पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी, अगर वो किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं भी हो पा रहे हैं, फिर भी उनके पास एक्सपीरियंस तो है ना कि यार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता।
बिल्कुल। उनको बस एक ही चीज का ध्यान रखना, अपनी नेगेटिव मार्किंग को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखना है। अगर वो चीज कंट्रोल हो गई तो सिलेक्शन फिर 100% श्योर है। फिर तो आप 100 में से अगर 70 क्वेश्चन भी मार कर आओगे तो 5 से 10 भी गलत हो जाएंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं है। हम्म। पर वो क्योंकि 65 आपको सही भी हो ज्यादा जाएंगे, क्रॉस 60 कर सही हो गई जाएंगे फिर तो तो वो 250 प्लस चीज आ भी जाएंगे। वो फिर तो पूरी अच्छा, ये निगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल सर, उसको वो क्या सबसे करना चाहिए? इंपॉर्टेंट रोल है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग सर कंट्रोल करने के लिए जो मैंने अप्लाई किया था कभी, जैसे 100 क्वेश्चन में सर मैंने 85 86 के करीब भी मैंने किए थे, अटेम्प्ट किए थे मैंने। तो जो क्वेश्चन सर मुझे नहीं आ रहा था मैंने उसका सर बिल्कुल ही रिस्क नहीं लिया था कि अगर ठीक। मुझे दो ऑप्शन भी अगर मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ और 2 ऑप्शन में मैं 50-50 खेल जाऊँ तो सर वो वाला चीज मैंने नहीं करी थी कि मुझे 50-50 भी नहीं खेलना, मुझे 100% क्योंकि श्योर ही जाना है। हाँ, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन के मार्क्स भी वो काट लेंगे अगर निगेटिव में चला गया तो भी हमारे करेक्ट वाले भी बिल्कुल सर, बर्बाद हो जाएंगे। वो तो सर ऑब्वियसली इफेक्ट होगा, वो करीब पीछे वाली मेहनत पर भी वो पानी फिर जाएगा। हम्म। अगर जो नहीं आ रहा है उसे उसे ड्रॉप करो बिल्कुल। अगर आ रहा है तो अच्छे से करो, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ दो। कोई ऐसी हम्म। नहीं है कि भाई उसने 100 अटेम्प्ट किए हैं, उसने 90 अटेम्प्ट किए हैं, उसने इतने अटेम्प्ट किए हैं। खुद पर हम्म। विश्वास रखो बस, बाकी तो सब जैसा है सब बहुत अच्छा होगा। हाँ, इसके अलावा सर कोई इस बस बात से ना एक मैं मुझे एक मुझे आ रहा है याद इंसिडेंट। मैं एग्जाम का तो है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम का नहीं था, मेरे कॉलेज के एग्जाम का था। जो आपने बोला ना कि कोई 100 अटेम्प्ट करके आ रहा है और कोई यदि 70 जी अटेम्प्ट जी भी करके आ रहा है, 70 अटेम्प्ट वाले को पता है कि मेरे नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन कटेंगे, इससे ज्यादा नहीं। जी 100 करके आ रहा है, जी उसको खुद नहीं पता है कि हमने कितने सही करे हैं। तो 70 वाले की इस कंडीशन में ज्यादा चांसेस सिलेक्शन होने के 100 वाले के कम है, जिसने 100 अटेम्प्ट बिल्कुल करके सर। आया। इससे मुझे क्या इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब मैं अपने कॉलेज में, मेरा एक्सटर्नल एग्जाम हुआ करता था मेडिकल कॉलेज में, तो हम लोगों को यूनिवर्सिटी थी बहुत बड़ा इन कैंपस ही कई सारे कॉलेज थे, 50 60 कॉलेज तो होंगे ही। तो हमारे मेडिकल कॉलेज का सेंटर इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल्डिंग में जाती थी, इंजीनियरिंग कॉलेज का मास कम्युनिकेशन इस प्रकार से सेंटर जाया करता था एक्सटर्नल एग्जाम के लिए। तो जब एक्सटर्नल एग्जाम हमारा शायद 70 या 80 मार्क्स का होता था, थ्योरी वाला जो हमें लिखना होता था, मतलब उसमें जो क्वेश्चन आते थे लगभग जो हमें बुकलेट मिलती थी वो मुझे लगता है 40 या 50 पेज को हुआ करता होगा एक्सटर्नल एग्जाम वाला। मिनिमम। तो अब हम जो पढ़े हुए बच्चे थे, अपने आप को तो हम पढ़े हुए मानते हैं क्योंकि पढ़ा तभी यहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल। तो पढ़ के सारी क्वेश्चंस गए हैं, जैसे आज वायरोलॉजी के, तो वायरोलॉजी के हमने लगभग सारे वायरस पढ़ लिए हैं। 1 नंबर के अगर क्वेश्चन, 2 नंबर के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो किस प्रकार कितनी हमें थ्योरी लिखनी है। 5 नंबर के अगर आएगा तो हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं कि कितना पेज या कितना कंटेंट उसमें। 2 नंबर का अगर कोई पूछ लिया कि वायरस की प्रॉपर्टीज लिखो तो केवल प्रॉपर्टीज लिख के आएंगे। और अगर 10 नंबर में लिख पूछ दिया कि व्हाट इज द रैपिडो वायरस एक्सप्लेन इन डिटेल, तब तो हमें सारी चीजें उसकी एक्सप्लेन करनी होगी ना। लेकिन जी सारी सर। चीजों में भी 10 नंबर का भी क्वेश्चन है, तो सारी चीजों में हम क्या लिख सकते हैं? वायरस का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, उसका प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी लिख सकते हैं, पैथोजेनेसिस लिख सकते हैं, लैबोरेटरी डायग्नोसिस लिख सकते हैं। इतना ही लिख सकते हैं ना, और इतना लिखने में हमें क्या 2 पेज या 3 पेज इतना ही भर सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो हमारे साथ होता क्या था कि वो 30 पेज की या 50 पेज की बुकलेट रहती थी, तो कभी कभी वो भी नहीं हमसे भरा करता था। 4 5 पेज लास्ट में खाली, चूंकि बिल्कुल सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जितना रीजनल चाहिए था फैक्ट टू फैक्ट हमने लिख दिया भाई। अब हम बिल्कुल। वल्गर तो लिख नहीं सकते, हमारे दिमाग में आ ही नहीं रहा क्या लिखे। कुछ हमारे कलीग्स हुआ करते थे ना, वो मतलब एग्जामिनेशन की मैं बात बता रहा हूँ, हॉल विद इन द हॉल की, कभी हमने उनको पढ़ते हुए नहीं देखा अपने क्लास के ड्यूरिंग, कभी हमने उसको प्रेजेंट करते नहीं देखा। और एक्सटर्नल एग्जाम हॉल में जो पहली कॉपी मिली थी वो 1 घंटे में फुल हो गई, 3 घंटे का एग्जाम होता था। फिर 1.5 घंटे बाद फिर दूसरी कॉपी ली, वो भी फुल हो गया। फिर सर एक और कॉपी चाहिए, फिर तीसरा कॉपी ले रहे। एग्जामिनेशन खत्म होते होते उसने 4 पेज 4 कॉपी लेकर के फुल कर दिया। जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मैं सोच रहा होता था भाई मेरे से एक नहीं फुल हो रहा है, इसने 4 4 में क्या लिखे होंगे। और वो बाहर निकल बिल्कुल के जी। फुल हो रहा में है कि मेरे तो इतने मार्क्स आएंगे उतने आएंगे। एक बार मुझे बायोकेमिस्ट्री का याद है, हमारे 70 जी मार्क्स सर। के हुए थे, एक्सटर्नल होते थे 70 के। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है शुरू से, अभी भी है। तो बायोकेमिस्ट्री में ना मैं लिखा और 5 6 पेज मेरा खाली रह गया। जब रिजल्ट आया ना तो 80 में 70 में मेरा, या 80 में मेरा 78 आया मार्क्स, 2 नंबर केवल कटे पूरे मैंने, जबकि 4 5 पेज खाली भी छोड़ दिया था। जिसने 5 5 लिए हुए थे ना कॉपी, उसके 15 मार्क्स आए। मैंने बोला भाई तूने क्या लिखे थे कि 15 आए? 4 कॉपी तुमने भरा और 15 मार्क्स लाया भाई। तो ये वही बात हो गई कि हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए तब भी आपको 15 मार्क्स आ सकते हैं, आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये समझना बिल्कुल सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हमें नेगेटिव मार्किंग को पहले कंट्रोल करोगे तो उस अचीवमेंट के नजदीक पहुंच जाओगे। अदरवाइज सबके इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट, सर वही है। हाँ, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपके बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस भी जो है, अब वो एग्जामिनर 4 कॉपी चेक करने में फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, लिखा कुछ नहीं होगा उसने, कौन क्या लिखेगा, है ही नहीं कुछ उससे ज्यादा। वो एक तो फ्रस्ट्रेट होकर के एग्जामिनर ने मार्क्स काट दिए होंगे, साला 4 कॉपी का। आप मिनिमम ही मान के चलो कि 50 पेज होगा, 50 होगा, 200 पेज उसको पलटना पड़ा होगा एग्जामिनर को उसकी कॉपी को चेक करने के लिए, और मिला कंटेंट कुछ नहीं। तो फिर एग्जामिनर तो आपके जी मार्क्स सर। काटेगा ही ना। तो वही चीज है यहाँ बिल्कुल। एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कि आप लिमिटेड चीजों को कीजिए लेकिन सही कीजिए।
सही पे फोकस कीजिए। गलत गलत पे अगर हम टिके रहेंगे ना तो हमें नुकसान ज्यादा होगा। बहुत अच्छा लगा मनीष आपसे बात करके। कुछ और अपने इंटरनल से आप सजेशन देना चाहते हैं? हमारे क्वेश्चन का पिटारा तो यहाँ खत्म होता है बच्चे। आप अपने एंड से हमारे रैंक प्लस के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि और कुछ रैंक पढ़ाने के प्लस तरीकों में बदलाव करें, या सब कुछ सही चल रहा है, या कुछ अपने मन से आपको जो मन में आ रहा है कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद हम लोग इंटरव्यू को फिनिश करेंगे। नहीं सर, तरीका तो आपका सबसे बेस्ट है। देखो उसमें तो कोई सी किसी तरीके की कोई दोहराई नहीं है। आपका तरीका सब इतना अच्छा बेस्ट है कि इससे अच्छा तरीका सीखने को मिलेगा भी नहीं। जो खुद मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करके आपको बताया है कि आपकी आप जो लाइव एक ही क्लास में चीज आते है। थे यूट्यूब पे? आता था सर, आता था। ओके। कैसा आता था लगता सर था उस लाइव टाइम पे। क्लास? लाइव क्लास अच्छा लगता था पढ़ने में? बहुत सर, बहुत उसमें तो मजा आ जाता था। वो वही सर, क्वेश्चन पेपर कॉपी लेके बैठते थे भाई। जो क्वेश्चन अगर नया है तो उसको उतार लो, जो हम्म, समझो उसको। और हम्म। जितने सही हुए हैं जितने गलत हुए हैं उसको सर बस वहाँ की कभी मैं कमेंट नहीं करता था कि भाई इतने सही हुए उतने उतने गलत हुए, बस आगे हाँ चला मेरा जाता था है। बस चुपचाप लाइक। हाँ, तो साइलेंट हाँ पढ़ना उस भी तो टाइम पे पढ़ना है। वही तो वही बात हो गई कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बुक निकाल के पढ़े कि घर से पढ़ के आए। तो साइलेंट हाँ पढ़ना सर भी वो पढ़ना है। वही वही सर, वो सबसे बड़ी बात की आपको तो कुछ नहीं करना सर, आप तो बस ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखो, बाकी तो सब सही है सर जी। चलो बहुत अच्छा लगा मनीष सब आपसे बात बढ़िया आपसे सर। करके। जी जी सर। आप थैंक यू बोलिए, सो मच हम सर, तो और बोलते वंस ही अगेन रहते हैं, थैंक्स अ आप लॉट। बताइए। थैंक यू सो मच बेटा, आप जीवन में खूब आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बिल्कुल आप सर। अगर जी आपकी सर। कुछ और भी महत्वाकांक्षा होगी एम से आगे बढ़ने की, उसमें भी आप सफल हो। मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। जी जी। हमें बड़ा जी गर्व फील थैंक यू हुआ सो कि मच सर। हमारा कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ और हम उससे इस तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। जितने सारे बच्चे इस बात को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लास्ट तक अभी तक अगर आए होंगे, मनीष के जर्नी से थोड़ा भी इन्फ्लुएंस हुए होंगे, तो मनीष की जर्नी में जी जो जो सर। चीजें थी, मनीष ने जो अप्लाई किया, आप भी अप्लाई करने की कोशिश करो। डेफिनेटली आप मनीष या मनीष से भी ऊपर जाओगे। मेरी ये आपके लिए प्रॉमिसिंग वर्ड है। और ये डेफिनेटली यूनिवर्सल ट्रूथ कही है, ऐसा होता है वर्ड, ये आपके लिए सिद्ध होगा। इस मीटिंग को हम लोग यहीं फिनिश बिल्कुल करते सर। हैं मनीष। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आप सर। आप थैंक भी। यू सो मच टू यू कि आप आपने समय निकाला। और फ्यूचर में कोई भी आपको हेल्प की नीड होगी, हमारी टीम हमेशा अवेलेबल रहेगी। आप हमसे भी कांटेक्ट कर जी सकते सर। हैं। और आप अपने जीवन में बिल्कुल सर। खूब ऊंचाइयां हासिल करो। वंस अगेन थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेसन। सो मच सर। थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू सर। सो मच।